थी, हमने ये मैट्रिक्स का जो गेम है, जो लॉ ऑफ वन से हम लोगों को पता चला। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि फ्री विल का यूज़ करके आप दोनों में से कोई भी साइड चूज़ कर सकते हो, सर्विस टू अदर्स भी, सर्विस टू सेल्फ भी। और अगर आप इन दोनों ही में से ही कोई गेम नहीं खेल रहे हो, तो आपको रिपीट करनी पड़ेगी 25,000 साल की साइकिल दोबारा, क्योंकि आपने दोनों में से कोई भी पाथ चुना नहीं है और उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू नहीं किया है। तो नेक्स्ट डेंसिटी में जाने के लिए हम दोबारा बता देते हैं, रा ने बोला था कि आपका हार्ट चक्र ओपन होना चाहिए, यानी दूसरों के प्रति सहानुभूति और प्रेम। अगर ये होगा तो आपकी नेक्स्ट डेंसिटी में जाने के चांसेस हैं, ठीक है? फिर हमने दोनों लॉज़ को हम लोगों ने वो किया, क्या कहते हैं कंपेयर किया, क्रिएटर की ओरिजिनल लॉज़, और जैसा कि रा ने कहा था कि अगर इन लॉज़ को तुम सेपरेशन से यानी उल्टा चलना शुरू करोगे, तो तुम्हें ओराइन की लॉज़ पता चल जाएगी। तो हमने वो भी करके देखा, आपने वो भी उसका फर्दर डिस्कशन हुआ कि ये एक लॉज़ कैसे एक काम करती सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन एक चीज मेरे कल ध्यान में आई कि जिन लोगों ने लॉ ऑफ वन नहीं देखा है या नहीं पढ़ा है, उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा आप एक्सप्लेन एक्सप्लेन एक दो लाइन में कि रा क्या है, लॉ ऑफ वन क्या है, और ओरायन कौन है, क्या है, एंड व्हाई आर वी डिस्कसिंग अबाउट इट? तो मैम लॉ ऑफ वन एक बुक है जो चैनल हुई थी 1981 में, लॉ और क्या है? ये थी, मतलब लॉ ऑफ वन जो है, ये जो मटेरियल है, एक सभ्यता है जिसका नाम है रा, ठीक है? एक सिविलाइजेशन है जिनका नाम है रा। अकॉर्डिंग टू दिस बुक वो लोग हमारे सूरज के अंदर रहते हैं, बेसिकली सूर्यवंशी हैं। तो वो उन्होंने समाधि की अवस्था में जाकर उनसे बात की, और उनसे बात करके जो-जो इन्फॉर्मेशन उन्हें मिली, जिसको इस प्रोसेस को बोलते हैं चैनलिंग, और फिर उसको इस किताब के अंदर लिखा, जिसमें कि हमारा इतिहास के बारे में भी, मतलब काफ़ी पुराना इतिहास, लाखों साल पुराना इतिहास, फिर अभी पिछला क्या हुआ, अभी क्या करंट चल रहा है, आगे क्या होने की संभावनाएँ हैं, वो सारी चीज़ें इसके अंदर मेंशन थी। तो उन्होंने हमें बताया था, इस किताब के द्वारा जो हमें पता चला है, वो ये पता चला है कि पूरे ब्रह्मांड में 2 तरीके की सभ्यताएँ हैं। एक तो वो जो दूसरों की आज़ादी, मतलब दूसरों का जो फ्री विल है, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और उनको सपोर्ट करते हैं उनकी फर्दर प्रोग्रेस में, अगर वो आगे प्रोग्रेस करना चाहें तो। लेकिन वो उनकी स्वेच्छा है कि वो करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। इसी तरीके से एक दूसरी साइड भी है, जो क्या कहते हैं, खुद की सेवा के रास्ते पर चलते हैं और दूसरे ग्रहों को जीतने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ये कहानी काफ़ी पुरानी है ब्रह्मांड के लेवल पे, और रा ने इस किताब के अंदर ही बोला है कि ये जो हमारा युद्ध है, ये तो सदियों से चला आ रहा है, इयॉन्स से चला आ रहा है। तो इस किताब के द्वारा हमें काफ़ी सारी जानकारियाँ मिली थी। अब वो जानकारियाँ कैसी हैं, क्या हैं, ये समझने के लिए आपको इसके सारे सेशंस देखने पड़ेंगे, जो कि आपको गिनी अनेजा चैनल पे भी मिल जाएँगे, और एक और चैनल है ऑल्ट्रुइस्टिक माइंड्स, तो वहाँ पर भी मिल जाएँगे। आपको जो ठीक लगे आप वो वाला सुन सकते हो। तो ये उसका बैकग्राउंड था कि हम लोगों ने अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं उसके अंदर दी गई जो ब्रह्मांड की लॉज़ हैं, वो कैसे काम करती हैं, कलयुग क्या है, कलयुग कैसे बना, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी फर्दर। हम्म। तो ये ओरायन कौन है? मैम ये ओरायन भी, जैसे ब्रह्मांड में 2 ग्रुप्स हैं। एक है जो कि इनफाइनाइट क्रिएटर, जो क्रिएटर है जिसने पूरे ब्रह्मांड की रचना की है, उनको सेवा प्रदान करते हैं दूसरों की सेवा करने के द्वारा। मतलब वो दूसरों की सेवा में अपनी ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं, और ऐसी सभ्यताएँ पूरे ब्रह्मांड में मिलाकर करीब-करीब 90% हैं। लेकिन उसमें 10% कुछ सभ्यताएँ ऐसी भी हैं, जो इस ब्रह्मांड को जीतना चाहती हैं, मतलब रचयिता को जीतना चाहती हैं। रचयिता के ऊपर मतलब अपना वर्चस्व जमाना चाहती हैं। तो उनके जो ग्रुप है उसका नाम है ओरायन, और ओरायन उनकी भी अपनी एक वो है, कन्फेडरेशन है या कह लो महासंघ है उनका भी। तो उनका अपना एक महासंघ है, और जो रचयिता की तरफ जो दूसरों की सेवा वाले रास्ते में है, उनका है जिसको बोलते हैं कन्फेडरेशन ऑफ प्लैनेट्स, यानी बहुत सारे ग्रहों का मिलाया हुआ समूह। तो या कह लो महासंघ। तो हमारे केस में हमारा जो ये सोलर सिस्टम है, इसको करीब 500 ग्रह ऐसे हैं जो ये सेवाएँ प्रदान करते हैं, और मिलकर उन्होंने अपना एक महासंघ बना रखा है। तो यदि कोई व्यक्ति किसी भी ग्रह का उनसे, मतलब इस सोलर सिस्टम का उनसे अगर किसी भी तरीके की मदद माँगता है, जानकारियाँ माँगता है, कुछ करता है, तो वो उनको वो जानकारियाँ समाधि की स्टेट में या कह लो मेडिटेशन की स्टेट में उनको प्रोवाइड करती हैं।
या और भी कई तरीके हैं उन तरीकों के द्वारा? हुँ। सीधी हिंदी भाषा में बोलूँ, तो जो लोगों को भाषा समझ में आएगी, एक तरफ देवता हैं, जो कि भगवान हैं, एक तरफ असुर हैं, जो कि ओरायन हैं, जो कि शैतान हैं। ये हम देख रहे हैं रामायण, महाभारत के टाइम से और उससे पहले से चला आ रहा है। जो देवता लोग हैं, उनको मानने वाले लोग, उन लोगों का लक्ष्य ये होता है कि हमें पैदा किया गया है, भगवान ने हमें पैदा किया है, ताकि हम जाके दोबारा भगवान के साथ एक हो जाएँ, क्योंकि हम एक ज्योति हैं जो उस लौ से निकली हैं। तो हमारा लक्ष्य है भगवान के साथ एक हो जाना, और कि जैसे कहते हैं, राम कहते हैं कि राम को पाना है तो हनुमान को की पूजा करो, या और हनुमान को पाना है तो उसके भक्तों की पूजा करो। तो इसी तरह से अगर हम ईश्वर के बाकी लोगों की सेवा करेंगे, तो वो एक तरह से ईश्वर की सेवा करना हुआ, क्योंकि हम में से सारे, हर इंसान, हर कुत्ता, बिल्ली, जानवर, पेड़-पौधा, हम सब भगवान का ही एक रूप हैं। और जो शैतान है, उनका सिर्फ एक ही मकसद होता है कि सबको अपना गुलाम बनाना। तो ये जो और अनियन, प्याज, ओरायन नाम का जो शैतान है, जो सबका सर्वोपरि है, उसका काम है सबको गुलाम बनाना। कल वाले सेशन में हमने ये देखा कि जो भगवान की तरफ के लोग हैं, उनके कुछ कानून हैं जिनके ऊपर ज़िंदगी जीने के बारे में बताया गया है। और मैं डिटेल में नहीं जाऊँगी, उसके लिए आपको कल वाला सेशन देखना पड़ेगा। और जो शैतान है वो उन्हीं कानून को उल्टा करके जीना सिखाता है। जैसे कि हाथों में टेक्नोलॉजी पकड़ा दी है कि आप डायरेक्टली खुद भगवान से ना मिलो, और अपनी सारी शक्तियाँ जो भगवान ने हर इंसान को दी हैं, उन्हें दबा के अब फ़ोन, लैपटॉप, मोबाइल, इंटरनेट, गाड़ी, ये सारी चीज़ें जो हैं, पैसा और माया जाल के अंदर धँसते जाओ, और वो इन्हीं कानूनों को उल्टा चलाता है, जो कि अब हो रहा है। जैसे इसका लास्ट वाला है लॉ ऑफ वन, और आज की डेट में हम बहुत सुन रहे हैं कि सारी दुनिया एक होनी चाहिए, सारे गवर्नमेंट एक होने चाहिए, सारा कानून एक होना चाहिए। वो जो हम सुन रहे हैं आज की डेट में, ये हमें कहाँ लेकर जा रहा है, इनका इरादा क्या है, क्या किताबों में लिखा है, क्या अलग-अलग जगह से जो डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं पा ने, या उनकी स्टडी की है, उसमें क्या लिखा है कि आने वाले समय में ये शैतान जो धरती पे कब्ज़ा करना चाहता है, वो धरती पे क्या करने की सोच रहा है। बाकी हाँ, हम सब मिलकर अगर भगवान पे विश्वास करके उसकी प्रार्थना करें और दृढ़ता से ये मान के चले कि सब कुछ ठीक है, तो सब कुछ ठीक ही होगा। लेकिन क्या हो सकता है, 1% भी हो सकता है, 99% भी हो सकता है, उसके बारे में जानना ज़रूरी है एक तरह से, ताकि हम उसके लिए भी तैयार रहें। तो आज उसके बारे में बात करेंगे। कल पा ने कलयुग के बारे में बताया था कि कलयुग दरअसल क्या था? कलयुग का मतलब क्या था? कहाँ पे ईश्वर के जो कानून हैं, उनको उल्टा करके किस तरह से चलाया गया? असुर या शैतान होते हैं, वो हमेशा उल्टा चलते हैं। भगवान प्रेम सिखाता है तो वो नफ़रत सिखाते हैं, अलग करना सिखाते हैं। उसके बाद जो सबसे हाल ही में करीब आज के ज़माने से पहले जो ईश्वर का स्वरूप आए थे, जीसस थे, इसीलिए उनका नाम यहाँ पर दिया गया है। और उन्होंने कथित तौर पर उनकी बाइबल में क्या कहा कि दुनिया का अंत कहाँ से शुरू होगा, वो 2020 में जो बीमारियां आई थी, वहां से वो शुरुआत हुई, और वहां से आगे क्या होगा ये पूरा कल हमने डिस्कस किया। इसके बाद एक लॉ ऑफ वन के अंदर क्या-क्या बातें बताई थी, वो हमने डिस्कस किया। आज पा हमें बताने वाले हैं कि कर्थ बाकर ने क्या-क्या बातें बताई थी, उनके डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा है, आज हम यहाँ से शुरुआत करने वाले हैं। अगर आप लोगों के कोई सवाल हो, तो आपसे दरख्वास्त है कि आप अंत में पूछें। फेसबुक वाले जो हैं, मैंने फेसबुक को ऑन तो किया है, और वो इसलिए ताकि आप ये सेशन मिस ना कर दो, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आप अ,
सत्यवचन एक खोज चैनल के यूट्यूब पे आ सकें तो वो बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे टॉगल करना पड़ रहा है, 3 जगह पे मैं लाइव हूँ, तो वो हो सकता है कि क्वेश्चन मिस हो जाए, लेकिन एक्सप्लेनेशन खत्म होने के बाद, उसके बीच में नहीं। सेम थिंग फॉर टीम्स। एंड 4 बजे अगर हमें इतना वक़्त लगता है, जो मुझे लगता है कि लगेगा, 4 बजे हम 2 मिनट की एक प्रार्थना और मेडिटेशन करेंगे धरती माँ के लिए, क्योंकि धरती माँ इस वक़्त प्रसव के दर्द से गुज़र रही है, और ये जो सारी चीज़ें हैं, ये धरती माँ के साथ हो रही हैं और उसकी वज़ह से हमारे साथ हो रही हैं। तो आपसे दरख्वास्त है कि वो 2 मिनट हमारे साथ ज़रूर रहें। ओके, आई एम डन विथ माय थिंग, नाउ यू कैन स्टार्ट पा। थैंक यू मैम। तो आज हम शुरुआत करते हैं। ये कुछ की पॉइंट्स थे। एक किताब है कर्थ बेकर की, जिसका नाम है आरवी यूएफओ, और ये नाउ लिखा है यहाँ पे। हमने लिखा कुछ और था, ये अपने आप ही चेंज हो गया, ठीक है। तो आप इसे डब्लू ओ पता नहीं जो भी आप बोलते हो वो बोल लेना इसको, ठीक है। एनओडब्ल्यू क्या है? तो आरवी अच्छा, एनडब्ल्यूओ। नाउ हमने लिखा और था, वो अपने आप ही चेंज होके उसने वो चेंज कर दिया। अब वो तो इसी की इच्छा है, ये जैसे चाहे अपना दिमाग चला ले, टेक्नोलॉजी है, ठीक है ना। तो आरवी मतलब हो गया रिमोट व्यूइंग, जो कि हिंदी भाषा में अगर बोला जाए, एक ऐसी एबिलिटी है जो हम सबके अंदर है, हुँ, जिसको बोलते हैं रिमोट व्यूइंग, और हिंदी में बोलते हैं इसको दिव्य दृष्टि। हुँ, तो यदि आप में से कोई ये चीज़ सीखना चाहे कि भई पास्ट कैसे जाना जा सकता है, अपनी पिछली ज़िंदगियाँ कैसे जानी जा सकती हैं, अपने हुँ, करंट इवेंट्स कैसे जाने जा सकते हैं, या फ्यूचर इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कैसे जानी जा सकती है, हुँ, तो गिनी अनेजा चैनल के ऊपर अगर आप जाओगे तो आपको वहाँ पे इसके वीडियोज़ मिल जाएँगे, इंस्ट्रक्शनल वीडियोज़, तो आप उनका इस्तेमाल करके ये टेक्नीक सीख सकते हो, क्योंकि ये एबिलिटी आपके अंदर ऑलरेडी है, ठीक है? हुँ, फिर दूसरा है यूएफओ। यूएफओ हो गए आपके अनआइडेंटिफाइंग फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जो कि वास्तविकता में अनआइडेंटिफाइंग तो नहीं है। अगर हम लोग स्टीवन ग्रियर की डॉक्यूमेंट्रीज़ को देखें, और काफ़ी लोगोन ने तो अब अपनी आँखों से देखे हैं, तो उनको पता है कि एक्चुअली में ये कहानी कुछ और है, ठीक है? हुँ, तो दूसरा था एनडब्ल्यूओ, तो वो आप देख लेना क्या है, हम अपने मुँह से कोई शब्द बोल के नहीं बोलना चाहते, ठीक है? आप हुँ। देख लेना क्या चीज़ है वो। तो इस किताब के अंदर कुछ की पॉइंट्स थे, जो हम लोग डिस्कस करना चाहते थे कि भई इस किताब के अंदर क्या था? इस हम किताब बेसिकली का ये कोशिश नाम कर क्या रहे है? थे। किताब मैम का इस नाम? किताब का नाम यही है, आरवी, यूएफओ और एनडब्ल्यूओ। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ओके, किताब का नाम ही ठीक है, यही है। ठीक है, तो ठीक ये है। कुछ चैनलर्स हैं, ये चैनलर्स कह लो या रिमोट व्यूअर्स हैं। उन्होंने रिमोट व्यूइंग करके जो इन्फॉर्मेशन गैदर की थी ना, वो इस किताब के अंदर डाली थी। और इस बुक को बहुत अच्छी तरीके से हमारे ग्रुप में पीडी है। उन्होंने इसको काफ़ी डिटेल में इस पूरी बुक को किया है। अगर आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं। वो भी आई थिंक गिनी अनेजा चैनल पे आपको मिल जाएगी, अगर इस बुक को पूरा जानना चाहते हैं आप तो। तो हुँ। इस किताब में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लोग वो डिस्कस कर लेते हैं। तो इस किताब के मुताबिक मतलब उन लोगों ने जो रिमोट व्यूइंग की थी, इससे पहले कि हम इस पे आगे बढ़े, एक चीज़ हम और इम्पोर्टेंट बता दें कि देखो हम लोगों ने कुछ चीज़ें जो डिस्कस की अभी तक, हमने एसोटेरिक पॉइंट ऑफ व्यू देखा कि जीसस, क्योंकि ईरान ने बोला था इस बुक के अंदर, लॉ ऑफ वन के अंदर, कि वो एक वॉन्डरर थे। वॉन्डरर अगर आपको कौन है, क्या है, आपको वो बुक पढ़नी पड़ेगी, समझना पड़ेगा। तो इस वजह से हम लोगों ने उनकी इन्फॉर्मेशन भी उठाई, जो बाइबल से जितना हमारे दोस्तों ने हमें बताया, हम लोगों ने उसके हिसाब से उसको ऑर्डर में लाके फिर उसको रखना शुरू किया। फिर लॉ ऑफ वन के अंदर रा ने क्या इन्फॉर्मेशन दी है, हमने वो रखी। यानी कि एक तरीके से एक एसोटेरिक लेवल पे गए हम लोग, फिर हम एक इस आध्यात्मिक किताब यानी लॉ ऑफ वन, जो रचयिता के कानून हैं, उनको समझने वाली जो किताब थी, उसमें क्या इन्फॉर्मेशंस थी, हमने उसके ऊपर डिस्कशन किया। अब हम, क्योंकि इसी किताब के अंदर रा ने एक चीज़ के ऊपर काफ़ी एम्फसिस किया था, जिसको बोलते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, ठीक है? ईएसपी बोलते हैं इसको। तो ये ईएसपी जो होती है, इसके अंदर अलग-अलग चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर टेलीपैथी आ जाती है, इसके अंदर रिमोट व्यूइंग जिसे दिव्य दृष्टि कहते हैं, इसके अंदर मटीरियलाइज़ेशन, डीमटीरियलाइज़ेशन आ जाती है, यानी अपने आप को कैसे गायब कर सकते हो, दीवारों में से कैसे निकाल सकते हो, ये सारी चीज़ें। ये एबिलिटीज़ सबके अंदर, ठीक है? मैम नहीं, आप भी ज़रा म्यूट कर लोगे? नहीं, नहीं, वो फ़ेसबुक के पेज से आवाज़ आई थी, मैंने उसको स्टॉप कर दिया है। अच्छा, हुँ। तो ये सारी चीज़ें थी, तो मैम आवाज़ गूंज रही है अब। आवाज़ गूँज रही है? कहाँ आवाज़ गूँज हाँ, रही है? अभी भी गूँज रही है? मतलब हमको ये बात लगती है। अ,
What do you want हेलो। me to do? Yeah, what do you want me to do? नो, नाउ इट्स ओके। अच्छा, ओके। ठीक है। तो खैर, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, तो इस बुक के पहले पॉइंट पे चलते हैं। पहले पॉइंट में इस बुक में लिखा हुआ था कि मतलब अंदर से हम लोगों को निकालना पड़ा, पढ़ना पड़ा, फिर उसके अंदर से निकाली कीज जो है हम लोगों ने वो निकाली। तो हुँ, उन्होंने कहा था कि 14,000 साल पहले आर्कॉन, यानी जिसको आप ओराइन भी कह सकते हो, कह रहे इन्होंने अर्थ के ऊपर कुछ बदलाव किए थे, इस धरती के ऊपर कुछ बदलाव किए थे जो काफ़ी डिस्टर्बिंग थे। ये पहला पॉइंट था और काफ़ी तरीकों से डिस्टर्बिंग थे। फिर उन्होंने बोला कि काफ़ी ट्राइब्स, यानी काफ़ी तरीके के कबीले और ये सब हुआ करते थे और उनके जो इंसान थे, इंसानी सभ्यता के साथ, उनके साथ उन्होंने जो शारीरिक संबंध बना के उनके द्वारा बच्चे जो पैदा हुए, ये भी था। और उस ज़माने में आदमखोर होना, मतलब इंसान इंसान को खा रहा है, उस टाइप की एक आम-सी बात हो गई थी, कॉमन प्लेस हो गया था। या कैनिबलिज़्म कह लो कि लोग एक-दूसरे के खिलाफ हो गए थे, एक-दूसरे को मरने-मारने को तैयार हो गए थे। इस तरीके की सिचुएशन थी उस टाइम पर। फिर आगे उन्होंने कहा कि मैनी ऑफ द ह्यूमन्स ऑन अर्थ एट दैट टाइम वर सिकली एंड ड्रग एडिक्शन बिकेम कॉमन। यानी कि ओह! उस टाइम पे काफ़ी लोगों की तबीयतें खराब रहनी शुरू हो गई और ड्रग अ, एडिक्शन, शराब, ये सारी नॉर्मल हो पा गई। आपकी आवाज़ वो कह रहे हैं कि नहीं आ रही है, पर मैं कुछ कर नहीं सकती क्योंकि मैंने क्या बोलते हैं उसको सिस्टम वॉइस भी शेयर की हुई है। आई रियली कैन नॉट डू क्योंकि पा इज नॉट ऑन यूट्यूब, ही इज टॉकिंग थ्रू टीम्स, तो वो इसका जो रिकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ वो मैं कल दोबारा अपने चैनल पे अपलोड करूंगी। वहां आप लोगों को इसकी आवाज क्लियर आ जाएगी। सो आई एम सॉरी बट यू हैव टू सी दैट अगेन। इससे ज्यादा मैं कुछ कर नहीं सकती। ठीक है, तो मैम आगे चलें? हाँ पा, चलिए। तो मैं एक तो बार फिर इसको इसके अंदर उन्होंने दोबारा कहा। शेयर कर लेती हूँ। जो आवाज मैंने जो स्क्रीन शेयरिंग की है, वो कह रहे हैं आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो मैं उसको दोबारा एक बार शेयर कर लेती हूँ। कांट हेल्प इट। आई होप कि अब आ जाए। हाँ, पा कंटिन्यू। तो उन्होंने कहा कि उस ज़माने में लोगों की तबीयतें खराब होना शुरू हो गई थी और मतलब ये 14,000 साल पहले की बात है। और उन्होंने कहा कि ड्रग एडिक्शन और ये शराब नक नशे-वशे, ये सारी चीज़ें जो है ये काफ़ी कॉमन हो गई थी लोगों के बीच में। क्योंकि उनको दुःख और दर्द इतना था कि वो उनको इन सब चीज़ों की आदतें पड़ गई, डाल दी गई या जो भी है, और तबीयतें खराब होनी शुरू हुई उनकी। फिर उन्होंने कहा एवरी फॉर्म ऑफ सेक्सुअल परवर्जन बिकेम द नॉर्म। मतलब इवन मतलब जो ये क्रियाएँ होती हैं, जो जिन्हें आप सेक्सुअल क्रियाएँ कहते हो, कहते हैं ये भी अजीब तरीके की, मतलब बुरी-बुरी तरीके की होनी शुरू हो गई। हुँ, जैसे हुँ। एक नॉर्मल क्रिया होती है, इसको इस तरीके से ना करके उसको गलत-गलत तरीकों से करना, ये भी एक नॉर्मल सी सिचुएशन हो गई थी उस टाइम पर। फिर उन्होंने कहा, "द आर्कोन्स ब्रेड ह्यूमन्स फॉर देयर फाइटिंग एबिलिटी एंड एन्जॉयड पिटिंग देम अगेंस्ट वन अनदर इन ब्लड स्पोर्ट्स फॉर एंटरटेनमेंट।" तो ये एक तरीके की हंगर गेम सोसाइटी थी, जहाँ पर ये जो सो कॉल्ड आर्कोन्स हैं या कह लो या ओरायंस हैं, ये लोगों को, जैसे आपने वो फ़िल्म देखी होंगी ग्लैडिएटर वगैरह, उस टाइप की सिचुएशन थी। तो वो लोगों को इस तरीके के ब्लड के स्पोर्ट्स में डाल देते थे कि भई जो बचेगा, उसको मिलेगा खाने को, या जो भी है उसको ज़िंदा रहने के लिए मिलेगा। तो ये एक तरीके की हंगर गेम सोसाइटी होती है, जहाँ पे इंसान को इंसान के खिलाफ कर दिया जाए और वो बस सर्वाइवल के चक्कर में फिर वो इन सब खेलों को करे, मरेगा या मारेगा, फिर उसके बाद उसका जो भी होगा वो उसके हिसाब से उसको चीज़ें दी जाएँगी, खाने के लिए या ज़िंदा रहने के लिए जो भी है। फिर वो आगे कहते हैं द आर्कोन्स वांटेड सम ह्यूमन्स टू बी एबल टू फंक्शन वेल इनफ सो दैट दे कुड वर्क एज़ स्लेव्स, परफॉर्मिंग माइनिंग एंड अदर यूज़फुल टास्क। तो वो कह रहे हैं कि इन्होंने कुछ इंसानों को रखा था, ठीक है, अपने लिए, अपने काम के लिए, लेकिन उनको गुलाम बनाकर रखा था और मतलब ये वो नहीं थे जिनको ये नशे-वशे दिए जा रहे हों। बाकियों को नशे में डाल दिया था और ये सारी चीज़ें कर दी थी और ब्लड स्पोर्ट्स और ये सारी चीज़ें। बट कुछ को काम के लिए रखा था, जैसे कि खुदाई वगैरह का काम होता है उसके लिए, और बाकी के और जो उनके टास्क होते थे, हो सकता है टेक्नोलॉजी-वेक्नोलॉजी बनाने के लिए उनको रख लिया हो। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पर इस किताब के मुताबिक तो हैं, जो उन्होंने रिमोट व्यूइंग करके देखा। फिर उन्होंने कहा द ब्रीडिंग प्रोग्राम क्लोनिंग फॉर द मोर नॉर्मल ह्यूमन्स हैड मेड देम submissive to hierarchy and to have technological facility, but otherwise they were similar to our original aboriginal human ancestors and very much like present day humans। कहते हैं कि उन्होंने एक ब्रीडिंग प्रोग्राम भी किया, क्लोन्स उनके बनाने शुरू किए, ठीक है? इंसानों के क्लोन बनाने शुरू किए,
क्योंकि काफ़ी हद तक हम इंसानों जैसे ही थे, लेकिन उनका जो बिहेवियर था वो सबमिसिव ही था, कि उन्हें एक हायरार्की में मतलब कि कोई टॉप में है, फिर कोई उससे नीचे है, फिर कोई उससे नीचे, उनके नीचे दबकर काम करना, वो उनकी एक सबमिसिव बिहेवियर हो गया था उनका। और उनको टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की गई ताकि वो उसी के अंदर ही फँसे रहें और उन्हीं चीज़ों के अंदर अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक़्त व्यतीत करें। और उन्होंने ये भी कहा है कि वो भी हमारे जैसे इंसान जैसे आज के देखने वाले हैं, काफ़ी हद तक उनसे ही मिलते-जुलते थे, देखने में भी। फिर उन्होंने कहा कि 12,000 साल पहले, अब आप ये इसमें ये चीज़ नोटिस करना कि ये 14,000 साल पहले हुआ, फिर उन्होंने कहा कि 12,000 साल पहले कुछ हुआ। कह रहे 12,000 years ago the Archons imposed their cruel tyranny upon the human race. While the interstellar war between the Archons and the Galactic Authority was fought elsewhere in this galaxy. तो कह रहे कि लेकिन उसी वक़्त पर जब ये होता रहा 2000 साल तक तो ऐसे ही चलता रहा। फिर उसके बाद 12,000 साल पहले हुआ कुछ ये कि ये जो ओरायन ग्रुप है और इनका जो कन्फेडरेशन है, जो प्लैनेट की जो रचयिता की कन्फेडरेशन है, जो रचयिता की सेवा में, दूसरों की सेवा में है, कह रहे उनका कहीं और युद्ध चल रहा था इसी हमारी गैलेक्सी के अंदर ही, मतलब हमारी जो आकाशगंगा है, कहीं और पर युद्ध इनका आपस में चल रहा था। लेकिन उधर युद्ध चल रहा था, इधर उन्होंने इंसानों के ऊपर क्या कहते हैं, काफ़ी जिसे कहते हैं ना कि टिरनी जिसे कहा जाता है कि भई अपना क्या कहते दबाव हैं डालना, गुल हैं? दबाव डालना। हाँ, दबाव बनाने वाली सोसाइटी बना दी कि ऊपर से उन पर दबाव ही दबाव बनाने शुरू किए, ठीक है? 12,000 साल पहले। फिर वो जैसे आज बोलते की हैं डेट अबाउट में हो रहा 12,000 है कि हर चीज़ पॉलिटिशियंस बोलते हैं कि जैसा हम कहते हैं हमारे ही हिसाब से चलना चाहिए, चाहे वो सही या गलत है। मतलब उनका एक तरह से रूल चल रहा था। वैसे क्लियर एग्ज़ाम्पल तो इसका आप चाइना देख सकते हो, बाकी तो हाँ, और भी है, हाँ, और भी बिल्कुल, उस बिल्कुल। चाइना चाइना में यही होता है, साँस भी नहीं ले सकते गवर्नमेंट के हाँ, मर्ज़ी के अलावा। हाँ, तो उस तरह का हाँ, हाँ। बिल्कुल। फिर फिर उन्होंने आगे अ, कहा, अबाउट 12,000 years ago, the Galactic Authority gave permission for Alliance Pleiadian warships to come to this solar system to drive away the Archons away. The Pleiadian attack force had overwhelming success and easily defeated all Archon resistance. तो उन्होंने कहा फिर 12,000 साल पहले ही जो गैलेक्टिक अथॉरिटी है, कन्फेडरेशन है जो प्लैनेट की, उन्होंने प्लेडियंस भी एक स्टार सिस्टम है जो हमारे ही इसी गैलेक्सी के अंदर है। उनको अलाउ किया कि तुम जाओ ज़रा इनको ये ओरायन ग्रुप जो है इसको इस धरती से हटाओ, इन्हें भगाओ यहाँ से। तो फिर उन्होंने उनके ऊपर अटैक किया अपनी पूरी ताकत लगा के, ठीक है? वो अपने वॉरशिप्स लेके आए और काफ़ी बड़े-बड़े वॉरशिप्स थे, काफ़ी बड़े-बड़े स्पेसशिप्स थे। उनसे फिर इनके ऊपर अटैक किया गया और जब अटैक किया तो जो आर्कोन्स थे उन्हें हरा दिया और हरा के यहाँ से भगा दिया उनको, ठीक है? लेकिन ये घूम फिर के बार-बार आ जाते हैं, ठीक है? ये रा ने भी बोला है कि घूम फिर के बार-बार आ जाते हैं और यहाँ पे दोबारा आए हैं 3600 साल पहले। ये रा ने लॉ ऑफ वन के अंदर बताया। तो लेकिन आप इस पूरी कहानी के अंदर एक चीज़ नोटिस करना कि ये 2000 साल तक एक चीज़ चलती रही और फिर 2000 साल कंप्लीट होते ही फिर इन्होंने अटैक कर दिया। मतलब प्लेडियंस ने अटैक किया इनके ऊपर और इन्हें भगाया यहाँ से, मारा इनको बेसिकली। जैसे अभी भी फिर वो 2000 कहते थे साल पूरे हुए हैं। हाँ, ऑलमोस्ट हो चुके हैं अब। जीसस जो लास्ट आया था तब से लेके अभी तक के 2000 साल पूरे हो चुके हैं। तो फिर वो कहते हैं 2020 कि द हाँ। गैलेक्टिक अथॉरिटी अलाउड द प्लेडियंस टू किल ऑफ मोर देन 18 मिलियन ह्यूमन बीइंग्स हू वर कंसिडर्ड टू बी ओवरली अल्टर्ड बाय द आर्कॉन्स। Tribes that were deemed to be too tall, too small, too mutated, too inbred, too stupid, too decadent, or too loyal to the Archons were killed off in a series of massive disasters. बाप तो रे! फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि ये जो इनकी तरफ के झुकाव वाले लोग थे, मतलब ये ओराइन की तरफ की सोच के लोग थे या ओराइन के लिए काम करना पसंद करते थे या उसकी टेक्नोलॉजी के लिए काम कर रहे थे, ये सारी चीज़ें जो भी कर रहे थे उनके लिए, उनमें उन्होंने करीब-करीब 18 मिलियन लोगों को उड़ा ही दिया। उन्होंने कहा उन्होंने बड़ी हार्श जजमेंट की। उन्होंने फिर उनको भी मारना शुरू किया और उन्होंने कहा कि जो बहुत लंबे थे, जो बहुत ज़्यादा छोटे थे या जो जिनके शरीर भी ढंग से काम नहीं कर पा रहे थे या जो ओराइन के साथ इनब्रेड कर चुके थे या बिल्कुल ही बेवकूफ़ किस्म के लोग थे और क्या कहते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा सबमिसिव तरीके के थे और इस मतलब आर्कोन्स यानी इनके ओराइन के काफ़ी लॉयल हुआ करते थे। तो काफ़ी मैसिव डिज़ास्टर्स हुए यहाँ पे, कैटेक्लिस्मिक डिज़ास्टर्स हुए जिसके अंदर वो लोग सारे के सारे मारे गए। फिर वो कहते हैं ट्राइब्स दैट वर कंसिडर्ड वर्दी वर स्पेयर्ड। सम ऑफ द जेनोसाइड वर परफॉर्म्ड विद एनर्जी बीम वेपन्स फायर्ड फ्रॉम द स्पेसक्राफ्ट। Some of it was accomplished by intentionally engineered massive floods
and it did not all happen at once. It took place over a period of 100 of years in a series of contrived events. तो उन्होंने कहा कि फिर इसके बाद जो लोग जो एक्चुअली में वर्दी थे, इस ग्रह के ऊपर रहने लायक थे, या जिन्हें प्रेम, प्यार, सद्भावना, वो वाला जो रास्ता जिन्होंने चुना था, कह रहे उनको उन्होंने छोड़ दिया, कह रहे उनको उन्होंने कुछ भी नहीं किया। कह रहे लेकिन ये जिस तरीके का जिनोसाइड हुआ था, कह रहे कि उस टाइम पर इन्होंने अपने जो इनके वो थे क्राफ्ट थे, उनसे एनर्जी बीम वेपन्स मार-मार के फिर ये सारी चीज़ें करनी शुरू की थी और काफ़ी तरीके के फ्लड्स भी आए उसकी वजह से। हालाँकि उन्होंने ये कहा यहाँ पे, ये सब कुछ एक बार में नहीं हुआ, ये 100 साल का वक़्त लगा। धीरे-धीरे सीरीज़ के अंदर ये चीज़ें होती गई और एक तरीके से ये जो एक सिविलाइज़ेशन थी ना, जो नेगेटिव हो चुकी थी पूरी, धीरे-धीरे यहाँ से खाली करनी शुरू की गई और इन तरीकों का इस्तेमाल कर के। फिर वो प्रलय आगे कहते जैसे हैं, आया। what the psychics who observed this period from the past told me that the Pleiadians used various methods to help the tribes of humans who were selected for survival. In some cases, human tribal leaders were instructed to build big boats and were directed in their construction. तो वो यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि हमें बाकी और भी जो साइकिक्स थे, साइकिक्स वो होते हैं जो ये रिमोट व्यूइंग कर रहे होते हैं या ये पूरी चैनलिंग कर रहे होते हैं, फिर उसको लिख रहे होते हैं, जो भी चीज़ है। तो वो कहते हैं कि उन्होंने बताया था कि ये जो प्लेडियंस थे ना, इन्होंने काफ़ी हद तक हम इंसानों की मदद भी की थी, कि हमारे सर्वाइवल के लिए, जो ये थे ना, जो अच्छी मतलब दिशा में इस ग्रह को लेके जाना चाहते थे, उनकी मदद भी की। उनको उन्होंने सिखाया कि बड़ी-बड़ी बोट्स मतलब बड़े-बड़े जो ये नाव होती हैं, वो कैसे बनाई जाती हैं और उनको सिखाया है कि इनका कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाता है। फिर वो आगे ये कहते हैं कि आई हैव बीन टोल्ड दैट लार्ज बोट्स ऑफ वेरियस साइजेस वर बिल्ट इन डिफरेंट प्लेसेस अराउंड द वर्ल्ड। In some cases, human leaders were told to guide their people to safer territories inland in massive migrations. तो उन्होंने उनको ये भी सिखाया कि भई ये बड़े-बड़े शिप कैसे बनाए जाते हैं और कई जगहों पर उन्होंने जैसे गुट्टो होते हैं ना, जैसे ट्राइब्स होती हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं, उनको सेफ़र जगहें कौन-कौन सी हैं इस धरती के ऊपर, वो उन्हें बताई और एक मैसिव माइग्रेशन भी हुआ। उन्हीं शिप्स के अंदर बैठ के वो लोग निकले और माइग्रेशन करके उन जगहों पर चले गए, अलग-अलग जगहों पर। सबको उन्होंने सिखाया। फिर वो बोलते हैं इन अदर केसेस प्लेडियन स्पेसक्राफ्ट फेरिड होल ट्राइब फ्रॉम अनसेफ रीजन्स टू सेफर लोकेशंस। यानी वो कह रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन के अंदर उन्होंने कई लोगों को अपने क्राफ्ट्स के अंदर भी बैठाया और बैठा के उनको सेफ जगहों पर लेकर भी गए, उन लोकेशंस पर भी रखा उन्होंने। ये सारी चीजें वो कह रहे हैं 12,000 साल पहले हुई थी। फिर वो कहते हैं एडिशनल फॉर्म ऑफ सपोर्ट वर गिवन टू द चोजन सर्वाइवर्स। वो कह रहे हैं ये चोजन सर्वाइवर्स, ये जो वर्ड है ना चोजन, ये वो हैं जिन्होंने दूसरों की सेवा का रास्ता चुन रखा होता है और उसके उसके ऊपर निरंतर काम कर रहे होते हैं। तो वो कह रहे हैं कि उनको और भी तरीके के एडिशनल सपोर्ट भी प्रोवाइड करके किए गए थे, ये जो चोजन थे, क्योंकि इनको वो फिर उस सभ्यता को आगे लेके चलना था। वो कहते हैं बट द ट्राइब्स डीम्ड अनवर्दी ऑफ सर्वाइवल डिड नॉट रिसीव वार्निंग्स और हेल्प एंड दे डाइड इन द डेलिबरेट फ्लडिंग। लेस देन 2 मिलियन सर्वाइव्ड एंड दे वर आवर एंसेस्टर्स। तो वो कह रहे हैं कि लेकिन जो ट्राइब्स इस तरीके की थी ना, जो गुट इस तरीके के थे या झुंड इस तरीके के थे, जो मतलब लड़ाई मार-धाड़ और ये सारी चीज़ें करने की कोशिश कर रहे थे, कह रहे कि इनको उन्होंने नहीं बचाया, ना ही इनको किसी तरीके की वार्निंग या कोई सपोर्ट दिया। उन्होंने बिल्कुल नहीं दिया ये। उसकी वजह से हुआ क्या, जब फ्लड्स वगैरह आने शुरू हुए, तो वो जो फ्लड्स थे ना, उन फ्लड्स के अंदर वो सारे के सारे मारे गए और उन्होंने कहा करीब 20 लाख लोग बचे थे, जो कि बाद में जाके हम सबके एंसेस्टर्स बने और अलग-अलग जगहों पर, सबने अलग-अलग जगहों पर अपनी-अपनी सभ्यताएँ शुरू की। और ये पूर्वज चीज़ रा बने। ने भी बोली है कि 11,800 साल पहले कुछ इस तरीके का हुआ था। एक वॉर हुई थी। रा ने ये बोला था कि अटलांटिस और इजिप्शियंस के बीच में ये वॉर हुई थी और उन्होंने कहा था कि ये वॉर से पहले-पहले काफ़ी सारे लोग इधर से उधर माइग्रेट कर गए थे। कोई इंडिया चला गया, कोई तिब्बत चला गया, कोई पेरू चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया। तो इस तरीके से उस टाइम पर ये माइग्रेशन इस किताब के अंदर, तो इस किताब के अंदर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है ना, वो काफ़ी हद तक लॉ ऑफ वन से मैच कर रही थी। तो हम देखना चाहते थे कि जिन लोगों ने रिमोट व्यूइंग की है, क्या उनकी इन्फॉर्मेशन ये इस लॉ ऑफ वन से मैच खा रही है? और अगर खा रही है, तो किस तरीके से खा रही है? हेलो? हाँ। तो हुँ, फिर मैम नेक्स्ट स्लाइड है जॉर्जिया गाइडस्टोन्स, ठीक है? गाइडस्टोन्स। अभी जॉर्जिया गाइडस्टोन्स क्या है मैम, 1 सेकंड रुकना, ये आपको आवाज़ आ रही होगी बिकॉज़ यहाँ पे पीछे आपको आवाज़ आ रही है क्या कुछ पीछे से हुँ। कंस्ट्रक्शन वगैरह चलने की? नहीं, कुछ भी नहीं। ठीक है, फिर तो परफेक्ट है। तो फिर यहाँ पे जॉर्जिया गाइडस्टोन्स का हमने एग्ज़ाम्पल लिया, वो इसलिए लिया क्योंकि रा ने इस किताब के अंदर ये चीज़ बोली थी
ये जो ओराइन ग्रुप है ना, ये अपनी जो इन्फॉर्मेशन है या अपना जो दबदबा है या अपने आप को सर्वोत्तम दिखाने के लिए ना इस तरीके के मॉन्यूमेंट्स बनाता है। और उसने क्या कहते हैं कई जगहों पर इस धरती के ऊपर बनाए हैं। और जब हम लोग उनका मटेरियल देख रहे थे और इसका मटेरियल देखा जॉर्जिया गाइडस्टोन का, तो वो मटेरियल काफ़ी हद तक मिलता-जुलता हमें लगा। तो हमने कहा क्यों ना ये गाइडस्टोन्स के जो ये जो गाइडलाइंस हैं इनको भी एक बार देखा जाए क्या लिखा हुआ है। तो उसके अंदर सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ था उस गाइडलाइन के अंदर। बाय द वे इस गाइडलाइन को अगर आप देखोगे, अगर आपने जॉर्जिया जॉर्जिया गाइडस्टोन्स देखे हो, ये हर भाषा में लिखे हुए हैं। ये संस्कृत में लिखे हुए हैं, ये उर्दू में लिखे हुए हैं, ये चाइनीज़ में लिखे हुए हैं, ये इंग्लिश में लिखे हुए हैं, ये हिब्रू में लिखे हुए हैं। जितनी मेजर भाषाएँ इस धरती की हैं ना, उन सब में ये लिखे हुए थे। और अभी रिसेंटली तो फूट गए, अब पता नहीं उसका रीज़न क्या था, जो भी था फूट गए, फूट गए। अच्छा ही है, ऐसी चीज़ तो फूटनी चाहिए। तो क्या कहते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट उन्होंने लिखा है। अब ये हमें लगा कि ये भई ये ओराइन की ही लग रही है, क्योंकि इसके अंदर ओराइन का एक आप लोगों को पता ही होगा, उसका एक तरीका है कि वो चीज़ें करवाता है कि ऐसा कर और ऐसा ना कर। तो वो आज़ादी का उल्लंघन करता है, जो कि रा ने इस किताब के अंदर बताया था कि वो आज़ादी का उल्लंघन करते हैं। जबकि रचयिता ने लॉ इस तरीके से बनाई हुई है कि आप माँग सकते हो और पूछ सकते हो। तो यहाँ माँगना और पूछना तो था नहीं, तो सीधा ही लाके ये चीज़ रख दी गई यहाँ पर। अब जब रखी गई तो उसका पहला पॉइंट उन्होंने ये कहा है कि मेंटेन ह्यूमैनिटी अंडर 500 मिलियन इन परपेचुअल बैलेंस विद नेचर। कि मतलब पूरी जो इस धरती की जनसंख्या है उसे घुमा के खींच के केवल 50 करोड़ के ऊपर लेके आओ, ठीक है? और ये किसी को एक तरीके से इंस्ट्रक्शन है कि तू ऐसा कर, यानी आज़ादी का उल्लंघन है। तो हमें लगा ये तो पहला ही पॉइंट आज़ादी का उल्लंघन है। भई इतने सारे लोग हैं इस धरती के ऊपर, तो तुम यहाँ पर ये कह रहे हो कि भैया इस ह्यूमैनिटी को मतलब इंसानी सभ्यता को घुमा के तुम 50 करोड़ के अंदर लाओ। तो हमारा पहला पॉइंट ये था इसके अंदर सोचने का, यार 50 करोड़ ही क्यों? 4 मतलब 40 करोड़ भी तो हो सकते थे, 100 करोड़ भी हुँ, तो हो सकते थे, 200 करोड़ भी तो हो सकते थे, 500 करोड़ भी तो हुँ, हो सकते थे, 50 करोड़ ही क्यों? तो हुँ। फिर हम लोगों ने जो लॉ ऑफ वन में अगर आपने देखा हो, खुद की सेवा वाला रास्ता जो है, उसके अंदर आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि वो 95% खुद की सेवा, 5% दूसरों की सेवा। तो हमने जब एक अंदाज़ा एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कि भई अगर मान लो किसी ग्रह की पूरी की पूरी सभ्यता मिला के लोगों की जनसँख्या अगर 10 अरब हो, ठीक है? मतलब ये 10 बिलियन हो, तो उसका 5% कितना होगा? और जब हमने 5% कैलकुलेट किया तो वो निकला 50 करोड़। तो इससे हमें पता चल गया कि अगर ये मतलब हमने यहाँ से पकड़ लिया कि अच्छा ये 50 करोड़ है तो क्यों है? समझ रहे हो? हाँ, तो यहाँ पे हमें पता चला अच्छा 95% नहीं चाहिए, केवल 5% चाहिए, जिनको अपनी सेवाएँ प्रदान करनी है। तो इससे हम लोगों को ये एक एक डेटा सेट मैच किया यहाँ पे, ठीक है? ये पहली चीज़ थी। फिर दूसरी चीज़ है कि गाइड रिप्रोडक्शन वाइज़ली, इम्प्रूविंग फिटनेस एंड डाइवर्सिटी। और इसके भी हमने ब्रैकेट में लिखा कीप ओनली दोज़ हू कैन हेल्प बिल्ड टेक्नोलॉजी, और जो भी उनके काम करने के काम आए। तो इसका मतलब उन्होंने कहा है कि ये जो बच्चे पैदा करने की क्रिया है ना, इसको भी रोको, इसको भी कंट्रोल करके रखो, ठीक है? और इस पे ध्यान हुँ। दो कि वो फिट हों और उनके अंदर भी डाइवर्सिटी हो, अलग-अलग तरीके के हों। इसीलिए तो देखने में तो हिंदुस्तान ऐसा में लग हम रहा है 2 हमारे 2 बोला जाता है और चाइना में तो सिर्फ़ 1 ही पैदा करते हैं। अब मैम ये तो पता नहीं कि हम 2 और हमारे 2, हम तो ये सुनते इसीलिए हैं कि तो। बचपन से तो यही सुनते आए थे, मज़ाक-मज़ाक में लोग कहते थे हम 2 हमारे 2 हो 2, ज़्यादा हो तो फेंक दो। अब इस तरीके की नहीं, कहानी चलती पुराने चलती ज़माने में है लोगों के मतलब। 10-10 बच्चे होते थे। एक ही जनरेशन में हम 2 हमारे 2 क्यों कर दिए? मैं तो सिर्फ़ हाँ, आपको एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ कि ये जो रिप्रोडक्शन वाइज़ली गाइड करने की जो बात है, वो इस तरह से हमारे देश में तो कम से कम इस तरह से की जा रही है, पर लोगों को ये समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनको लगता है कि पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई है, कुछ भी नहीं बढ़ गई है। अगर आप धरती पूरी को नापोगे तो पॉपुलेशन कुछ भी नहीं है, 2% भी नहीं है। अच्छा, आगे चलो। तो यहाँ पे उन्होंने कहा कि भई रिप्रोडक्शन को वाइज़ली गाइड करो, और आप ज़्यादातर देखोगे कि हमारी जो अब की जो सभ्यता है, आप उसका ज़्यादातर झुकाव देखोगे टेक्नोलॉजी के ऊपर है, ठीक है ना? तो हम लोगों को लगा कि यार इतनी कम रखने का तो एक ही मतलब हो सकता है कि जो तुम्हारी टेक्नोलॉजी बिल्ड करने में हेल्प करे, बस तुम्हें उन्हीं से मतलब है, बाकियों से तो तुम्हें कोई मतलब है नहीं, सीधी-सी बात है। या कोई तुम्हारे लिए खुदाई-वुदाई और ये सारे काम कर दे, मतलब बेसिकली स्लेव, तुम्हें काम करने के लिए लोग चाहिए। इससे तो ये समझ में इसीलिए आया। और दूसरा इसी ये कि गाइड इसीलिए रिप्रोडक्शन वाइज़ली, मतलब कोई इसी तो ऑर्डर इसीलिए दे रहा है कि ये सिलिकॉन करो। वैली को इतना तूल दी गई है।
अब मैम ये सिलिकॉन पता नहीं है, ये अंदाज़ा देखो हम तो ओपन एंडेड आपको बता रहे हैं, ये चीज़ ऐसी है। अब अनंत दिशाओं में तो सोच आपकी भी है ना, आप तो अनंत रचयिता हो, तो आप जितनी दिशाओं में सोच सकते हो उतना खुद सोच लेना, ठीक है? तो फिर और वो क्या कहते हैं कि एक सवाल सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, मैं आपको कट कर रही हूँ, लेकिन ये आगे बढ़ जाएगा ना तो फिर वो सवाल रह जाएगा। ये जो गाइड रिप्रोडक्शन है, क्या इसका ताल्लुक ट्रांसजेंडर या गे सभ्यता से भी है, ताकि बच्चे ही पैदा ना हो? अब मैम देखो इसमें ना अनंत संभावनाएँ हैं। हमने आपको ठीक याद है। होगा इस डॉक्यूमेंट का मतलब क्या है? इसका मतलब है अनंत संभावनाएँ। अब आप क्या-क्या हुँ, सोच सकते हो इसके अंदर, ये तो मैम एक मेंटल एक्सरसाइज़ है जो अभी हम लोग सारे कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कोई जजमेंट पास कर दी हो या हमने कुछ ऐसा कर दिया हो। ये अच्छी बात है ना, पॉइंट हमारे सामने है। अब हम सोचेंगे जिस लेवल तक सोच सकते हैं उस लेवल तक सोचेंगे। हुँ, तो लेकिन आप इस पॉइंट में भी नोटिस करो कि किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है कि ऐसा करो, तो यानी फिर से हुँ, आज़ादी का उल्लंघन। हुँ, फिर तीसरा पॉइंट है यूनाइट ह्यूमैनिटी विद अ लिविंग, यानी सारी सभ्यता को ऐसे यूनाइट करके रखो कि बस वो ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है? किसी एक निर्भरता पर डिपेंडेंट हों, ठीक है? तो ये भी एक तरीके से हंगर गेम सोसाइटी है और एक सिंगल करेंसी इस काम को कर सकती है आराम से। ये काम बहुत आराम से हो सकता है, कि लोग केवल मत पैसे के लिए ही काम करते रहें। यूनाइट ह्यूमैनिटी विथ लिविंग मतलब मैं समझी नहीं। बस जीने के लिए उन्हें चलाते रहो कि उनके पास एक हाँ, रीज़न हो कि भई केवल इस चीज़ के लिए हमें काम करना है। ओह! तो अच्छा, ये भी तो एक अच्छा। ये है कि एक अगर सोसाइटी का ही तो एक एग्जांपल हुआ कि आप लोगों को ये कहना चाहते हो कि भई ये हमारा एक तरीके का पैसा है, इसी का इस्तेमाल तुम करके ज़िंदा रह सकते हो। यही तुम्हारे ऊपर लागू है, मतलब सिर्फ़ पैसे ठीक के है? कमाने के लिए ही जीना है तुम्हें। हाँ, बस हुँ, यही। हुँ, और फिर चौथा पॉइंट है देखो मैम ये वाला पॉइंट भी जो था ये बिल्कुल ऐसा है जैसे किसी को ये बोला गया हो कि तू ऐसा कर, यानी आज़ादी का उल्लंघन। फिर हुँ। चौथा पॉइंट है रूल, पैशन, फेथ एंड ट्रेडिशन एंड ऑल थिंग्स विद टेम्पर्ड रीज़न। पहली बात तो रूल करने का मतलब ही यही है कि आप किसी और के ऊपर रूल कर रहे हो। अपने ही अनंत रचयिता ने सबको अपने बराबर का बनाया है, सबको सारी चीज़ें हुँ, प्रोवाइड की हैं, सबको। हुँ, सब सीख हुँ, रहे हैं। तो यहाँ पे कोई रूलर नहीं है किसी भी केस में। इस पूरे हुँ, ब्रह्मांड का अगर वास्तविकता में कोई रूलर है, अगर आपको रूलर मानना भी है तो एक अनंत रचयिता ही है। हुँ, लेकिन वो भी रूल नहीं करते हैं। तो लॉज़ हुँ, बना रखे हैं, वो लॉज़ उनके ऊपर भी एप्लीकेबल है और सभी के हुँ, ऊपर एप्लीकेबल है। तो हुँ, कोई रूल करना चाहता है तो है, कोई दमन करने वाला ही होगा इस तरीके का वही जो ऑर्डर पास करे। तो वो हुँ। कह रहा है पैशन और जो तुम्हारे विश्वास हैं, मैं पैशन को हिंदी में क्या बोलेंगे, जो तुम्हारे जुनून हैं, हाँ, जो तुम्हारे जुनून। विश्वास हैं और जो तुम्हारी मान्यताएँ और जो तुम करते आ रहे हो बचपन से जो भी चीज़ें कर रहे हो, उनका उनका कोई मतलब नहीं है, उनको हम रीज़न से तोलेंगे। यानी इन सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं है। इनको अगर इनके पीछे का अगर कोई रीज़न नहीं है ना, तो इन सब चीज़ों को मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हटाओ ये सारी चीज़ें, ठीक है? ओह! विश्वास भी हटाओ, जुनून भी हटाओ और लोगों की ये जो पैशन जो इनका ट्रेडिशन है, जो उनकी कल्चर है, जो बचपन से जैसे हम सभ्यता, लोग सीखते आते हैं अपने परिवारों हमारी जो संस्कार, सभ्यता है, कह सभ्यता। रहे हैं कि उनको कह रहे हैं उनको रीज़न से करो ये सारी काम, ये ऐसे नहीं चलेंगी कोई भी चीज़ें, ठीक है? अब इसके अंदर हमने ब्रैकेट में जो लिखा जो हमें समझ में आया इससे तो हमें यही समझ में आ रहा था कि भाई यहाँ पर तो दिल का कहीं इस्तेमाल है ही नहीं क्योंकि हम तो ये सारी चीज़ें अपने दिल से करते हैं। ये जो हुँ, जुनून है, ये जो हमारे विश्वास होते हैं, ये हमारी कल्चरल सभ्यताएँ हैं जो हम पीछे से सीख के आ रहे हैं। कोई गुजराती है, कोई मराठी है, कोई कहीं का है, कोई कहीं का है, कोई स्वीडन में रह रहा है, कोई स्विट्ज़रलैंड में रह रहा है, कोई कहीं रह रहा है। सबकी अपनी-अपनी सभ्यताएँ हैं, सबकी अपनी-अपनी कल्चर है। हुँ। अब वो तो दिल से जो अच्छा लगा एक-दूसरे के लिए वो बनाते चले गए जिससे कि जैसे हम होली मना लेते हैं, दिवाली मना लेते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। भाई हमें अच्छा लगता है वो करना, सीधी-सी बात है हुँ, अच्छा लगता है यार, हमने सीखा ही पहले से वो है। हुँ। तो उसको वो कह रहा है कि इसको रीज़न से टेम्पर करो तुम, मतलब इसको रीज़न से बैलेंस करो और रीज़निंग केवल लॉजिक मैम से, एक ही चीज़ के अंदर चलती है, एआई। जो एआई है ना दिमाग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर केवल 2 ही चीज़ें होती हैं, लॉजिक हुँ, और रीज़निंग, उसके अंदर दिल हुँ, नहीं होता। हुँ, आपको देखने में लगेगा कि हाँ, उसके अंदर इमोशंस होना एक अलग बात है, दिल होना एक अलग बात है। हुँ, समझ रहे हो आप? हुँ, तो ये तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि किसी रोबोटिक तरीके की सोसाइटी बनाने का कोई तरीका हो, ठीक है? हुँ, फिर ये भी अपने आप में दूसरों की आज़ादी का उल्लंघन, ठीक? फिर हुँ, 5वां पॉइंट देखा हम लोगों ने कि प्रोटेक्ट पीपल एंड नेशंस विद फेयर लॉज़ एंड जस्ट कोर्ट्स सुनने में तो बड़ा हुँ, अच्छा लग रहा है।
कि हम्म लोगों को और जितने देश हैं उनको मतलब बिल्कुल फेयर लॉज होनी चाहिए और जस्टिफाइंग कोर्ट्स होनी चाहिए। लेकिन जस्टिफाइंग कोर्ट्स तो तब होंगी ना जब कोर्ट्स किसके ऊपर चलती हैं, वो तो एविडेंस के ऊपर चलती है ना। हम्म लेकिन अगर वो सारे एआई ड्रिवन हो जाएं और सारी चीजें एआई ही डिसाइड करने लग जाए, तो फिर उस केस में कहाँ पर फेयर है? कुछ कुछ फेयर तो हमें तो नहीं लगता है ऐसी कोई लॉज फेयर है। तो आप ये कह रहे हो कि अभी तक जो लॉज थी वो फेयर नहीं है, क्या आप खुद ये कहना चाह रहे हो? हम्म इस पॉइंट से तो यही समझ में आता है ना कि आप नहीं ये कहना देखो चाह रहे हो कि क्या अभी है तक पा laws fair- यहाँ पे जो पहले ऊपर है ना कि नो यूज ऑफ हार्ट, वहां पे सिर्फ दिमाग ही इस्तेमाल करना है, तो जो हमारे कानून हाँ हैं और कोर्ट्स हैं उसमें भी तो सिर्फ दिमाग इस्तेमाल होता है, वहां दिल कहाँ इस्तेमाल होता है। वो देखने में ये लगता है का लॉजिक है और ये सबूत है तो इस हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन उसके अंदर और भी बहुत सारी परतें हो सकती हैं। और दिल जहां पर है करेक्ट। वो कौन, दिल को कौन वहां सुनता है कोर्ट में? कोर्ट में कोई इमोशंस थोड़ी हाँ देखता है। करेक्ट, एविडेंसेस चलते हैं ना, तो एविडेंसेस का मतलब हो गया एग्जैक्टली, प्रूफिंग। लॉजिक, और हाँ। आपको याद होगा रा ने जब बुक जब ये चैनल कर रहे थे तो रा ने बोला था कि ऐसा है, हम तुम्हें कोई प्रूफ प्रूफ नहीं प्रोवाइड करेंगे। जो हम्म इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं ना तुम्हें, उसे अपने दिल में झांकने की कोशिश करना। अगर ये तुम्हारे दिल को रेजोनेट कर गई ना, तो तुम्हें रचयिता समझ में आ जाएगा। क्योंकि रचयिता ने तो पूरा ब्रह्मांड अपने दिल की धड़कन से बनाया है। तो दिल का तो बहुत इंपॉर्टेंट काम है पूरे यूनिवर्स के अंदर। बिल्कुल। ठीक है ना? तो एक ये भी एक एक चीज तरीके का और एक है कि टाइप। एआई ड्रिवन जजमेंट जब आप बोल रहे हो, तो ऑलरेडी ऐसे रोबोट्स बन चुके हैं जो कोर्ट में वकील का और जज का काम कर रहे हैं और ऐसे केस लड़ चुके हैं। इट्स ऑलरेडी हैपेंड अब्रॉड, इंडिया में नहीं हुआ मैम है। ये हमें आपने बताया, थैंक यू। हाँ, ये ऑलरेडी हो चुका है। वर्ल्ड्स फर्स्ट एआई लॉयर, आप गूगल करना आपको मिल जाएगा, ये ऑलरेडी हो चुका है, शुरू हो गया है। तो अगर सिर्फ रोबोट्स कोर्ट में इस तरह से काम करेंगे तो इंसानियत का तो भरता बन गया, कहाँ रह गई? आगे। फिर इसके बाद है जो सेवंथ पॉइंट था, अवॉइड पेटी लॉज एंड सिक्स यूजलेस सिक्स ऑफिशियल्स। सिक्स सिक्स यानी 6 पॉइंट, लेट ऑल ओ नेशंस सॉरी हाँ रूल 6, इंटरनली। लेट ऑल नेशंस रूल इंटरनली रिजॉल्विंग एक्सटर्नल डिस्प्यूट इन अ वर्ल्ड कोर्ट। तो मतलब ये तो हमने हमें जो समझ में आया, सिंगल पॉइंट ऑफ जजमेंट हो गई ये तो। मतलब अगर देशों की अगर आपस में कुछ हो, अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स हो, मतलब इंटरनल तो सॉल्व करेंगे लेकिन उनका जो रिजोल्यूशन होगा वो किसी इंटरनेशनल कोर्ट में होगा। मतलब मान लो हमें बचपन से ये सिखाया गया है एक बार को कि भाई मेरा देश मेरा देश मेरा देश। पहली बात तो इसमें भी मैं ही है। ग्रह के हम्म बारे में तो सोचना इसके अंदर है ही नहीं, और ब्रह्मांड के बारे में तो बाद की ही बात है कि कोई सोच पाए वहां तक। लेकिन हम्म इसमें भी अगर चलो हम एक सिनेरियो के अंदर भी अगर हम लोग लेके देखें कि यार चलो हमारी सोच इस तरीके की है, तो वो कह रहे हैं कि यार इसका भी जो जितने भी वो पूरे हों, क्या कहते हैं, जो सॉल्यूशंस हों या जो भी जजमेंट होगी वो किसी वर्ल्ड कोर्ट में होगी। मतलब काम यहाँ पे हमारे पड़ोस का, अब वो क्या वर्ल्ड कोर्ट में जाएगा कोई उठ के? तो इसमें फेयर कहाँ हुआ? इसमें भी कोई फेयरनेस नजर नहीं आ रही है। ठीक है, ये भी एक तरीके का एक ये हुआ कि डाल दिया दूसरों के ऊपर कि हाँ पड़ेगा। फेयरनेस के अलावा यहाँ पे सेपरेशन हो रहा है। करेक्ट, सेपरेशन हो रहा है यहाँ पे, लॉ ऑफ सेपरेशन लग रही है यहाँ पे। लॉ ऑफ सेपरेशन लग रही है लोगों को देश के नाम पे अलग करने की। जाति धर्म तो है कर, ही, यहाँ पर देश के नाम पे अलग किया जा रहा है। और ऊपर 5 नंबर में, 4 नंबर में जब आप फेथ ट्रेडिशन की बात करते हो तो वहां पर भी जाति धर्म के नाम पे अलग किया जा रहा है। 6 नंबर में देश के नाम पे अलग किया जा रहा है। करेक्ट, करेक्ट, मतलब देखने में तो ऐसा ही लग रहा है कि अब हम हम्म वैसे मैम पता है कि इसके ऊपर कोई जजमेंट पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम आप लोगों को ओपन बता रहे हैं कि भाई इसके अंदर ये लिखा है। अब आप लोग इसको कैसे लोगे, कितनी अनंत दिशाओं में सोचोगे, ये आप सोच लेना। हाँ, बट आई एम तो जस्ट फिर गिविंग देम अ पॉइंट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम वेयर वी आर कमिंग। मैं इसलिए बीच बीच में टोक रही हूँ क्योंकि ये वीडियो बहुत सारे ऐसे लोगों के पास जा रहा है जिन्होंने लॉ ऑफ वन नहीं सुनी है, और उन्होंने नहीं सुनी है तो उन्हें ये चीज समझ में नहीं आएगी। तो मैं आई एम जस्ट गिविंग देम अ पॉइंट टू ग्रास्प। कंटिन्यू। 7। करेक्ट, करेक्ट। फिर सेवंथ पॉइंट है, अवॉइड पैटी लॉज एंड यूजलेस ऑफिशियल्स। कह रहे ये जो लॉज है ना, ये जो तुम्हारी बेकार की लॉज बनी हुई है इन्हें हटाओ बीच में से, और जितने भी ऑफिसर्स हैं इन्हें भी हटाओ। तो ये तो लॉलेसनेस हो जाएगी यार, इससे तो लॉलेसनेस आ जाएगी। तो इसके इसको मैनेज करने के लिए तुम मतलब फिर रोबोट्स यूज करोगे फिर, और क्या है? और तो कोई तरीका है नहीं इसको। तुम कह रहे हो ऑफिशियल्स भी हटा दो क्योंकि वो यूजलेस है।
और हो सकता है वो दिल से सोचने लग जाएँ, जो दिल से सोचने वाला है वो व्यक्ति चाहिए ही नहीं, ठीक है? और जो लॉज़ हैं वो भी हटा दो, लॉज़ हट जाएँगी तो यार लॉलेसनेस आ जाएगी, जो कि जीसस ने कहा था कि लॉलेसनेस ला देगा ये तो। ये तो जीसस के वर्ड्स थे ना। अ, हमने तो देखो दोस्तों सारा एक जगह इकट्ठा करके, हम लोगों ने इस डेटा को जितने भी मल्टीपल डेटाज़ हैं उनसे मैच करने की कोशिश की, ठीक? अब ये कैसे है, कैसे नहीं है, फर्दर हम आपके ऊपर ही छोड़ेंगे। मैं तो ये आपको भी एक तरीके का बताती एक हूँ, एक लॉलेसनेस सेकंड। है वो। ये जो आपने लिखा है यहाँ पे यूज़ रोबोट्स, तो चाइना ने हाँ, रोबोटिक आर्मी ऑलरेडी रेडी कर ली है। वो सारे सोल्जर्स देखने में एक जैसे हैं और ये दुनिया में लोगों को पुलिस और आर्मी को खत्म करने की इनकी प्लानिंग है। जो भी पुलिस में है, आर्मी में है, उन लोगों को अलग-अलग तरीके से थोड़े-थोड़े बैचेस में खत्म करके उनको उनकी जगह पे रोबोट्स को ऑलरेडी रेडी कर रहे हैं। आई डोंट नो इफ यू आर अवेयर बट इट्स ऑलरेडी हैपनिंग। वी वर अवेयर बट लेट्स सी जो भी है। हम तो हुँ, बस ये पॉइंट देख रहे हैं क्या है। हुँ, तो फिर 8वां पॉइंट ये है कि बैलेंस पर्सनल राइट्स विद सोशल ड्यूटीज। हुँ, यानी आपके जो हक हैं, जो आपके पर्सनल हक हैं, उनको हर हक के लिए आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी जैसे हम लॉ ऑफ वन में देख रहे थे ना, लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर डाल दो कि भाई हुँ, तुम्हारा ये हक तभी तक ही है जब तक तुम ये ड्यूटी पूरी करोगे। तो ये एक हुँ, तरीके का सोशल क्रेडिट सिस्टम हो गया, चाइना के अंदर ऑलरेडी चल रहा है। हुँ, ये तो है ही ना, चाइना के अंदर तो है ही सोशल क्रेडिट सिस्टम। हाँ, लेकिन ये तो पूरी धरती पे लगाने के लिए कह रहा है ये कलाकार जो भी है। इसीलिए तो 15 मिनट की सिटीज़ बना रहे हैं। अब जो भी है अब जो भी है, जो समझदार होगा समझ ही कि जाएगा जो भी अगर है। तुम ख़ैर फिर वो हमारी ये बात मानोगे तो तुम्हें खाना मिलेगा, तो तुम्हें पानी मिलेगा, तो तुम्हें बिजली मिलेगी वरना नहीं मिलेगी। तो उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। ये हो गया आपका हाँ, सोशल मतलब क्रेडिट सिस्टम। इट साउंड्स लाइक दैट। हुँ, फिर 9वां पॉइंट है इसमें प्राइस, ट्रुथ, आपकी ब्यूटी, आवाज़ लव। कट रही है ठीक थोड़ी-सी। हेलो? लोगों की भी अब बार-बार आ रही है कि आपकी आवाज़ बीच-बीच में कट रही है। थोड़ा-सा अपना माइक एडजस्ट हाँ, कर तो लो। मुझे चैनल होगी यहाँ पे आई थिंक ठीक आ रही होगी। हाँ, अब ठीक है। ठीक है ना? जी, तो अब ठीक है। 9th पॉइंट जो है उसमें उन्होंने कहा है प्राइस, ट्रुथ, ब्यूटी, लव, सीकिंग हार्मनी विद द वन इन्फिनाइट। हमारा सवाल ये है यहाँ पे तुम कह रहे हो कि सच को, सुंदरता को, प्रेम को और ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सबको उस एक अनंत रचयिता के प्रेम में लाओ। हमारा सवाल यहाँ पर ये है कि भाई कौन से अनंत रचयिता के प्रेम की बात हो रही है यहाँ पे? अनंत रचयिता ने के तो लॉज़ ही अलग हैं। ये तो सारी ऐसी चीज़ें लग रही हैं जैसे कि किसी ने किसी के ऊपर डाल रखी हो, कि तुझे ऐसा कर और ऐसा ना कर। ये तो आज़ादी का उल्लंघन है। ये तो नेचुरल है ना हमारे लिए, रचयिता ने तो पहले ही डाल रखी है सारी चीज़ें हमारे अंदर। ये कौन है, कौन से इन्फानाइट है जिसके हम लोगों को ये बताया जा रहा है कि भई उसकी वो करो। एक तरीके से ये अ, भी मतलब प्रेम को भी गुलामी कर अ, दिया। एक बात बोल सकती हूँ मैं यहाँ बीच में? हाँ, बोलो हॉलीवुड मैम। में आपको सुंदरता मिलती है और सालों तक आप जवान रहते हो, आपको हर तरह का शारीरिक प्रेम मिलता है और अपनी तरफ से वो जो बनाते हैं फ़िल्में जो अगेन इट इज़ आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस वो उनकी सच्चाई है और उनका जो इन्फिनिट क्रिएटर है या उनका जो भगवान है, वो तो कौन है हम सब जानते हैं, शैतान है। आज ये लेटेस्ट ग्रैमी अवार्ड्स जो हुए हैं उसके अंदर सामने आ गया है। तो वो अगर आप उनकी गुलामी करते हो, तो आपको सुंदर बना के रखते हैं, आपको हर तरह का प्रेम करने की आज़ादी देते हैं, शारीरिक प्रेम करने की आज़ादी देते हैं और आपकी हर इच्छा को पूरी करते हैं। मेरे हिसाब से ये जो आपने 9 वाला पॉइंट लिखा मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि वो उससे मैच करता है, जो पहले सिर्फ़ हॉलीवुड में था लेकिन अब तकरीबन 30-40 साल से इंडिया में भी शुरू हो गया है। ओके मैम, इसके बारे में आइडिया नहीं था। ख़ैर अब हम एड्रेनोक्रोम। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। लास्ट पॉइंट है इसका, 10th पॉइंट है। वो कह रहा है कि बी नॉट अ कैंसर ऑन अर्थ, लीव रूम फॉर नेचर, लीव लीव रूम फॉर नेचर। मतलब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि भैया धरती के ऊपर तुम कैंसर मत बनो और क्या कहते हैं, ये जो नेचर है इसके लिए जगह छोड़ो, इसके लिए जगह छोड़ो। तो मतलब 5% रख के और 95% उड़ा दोगे ताकि तुम मतलब ये सोच रहे हो कि
भाई मतलब धरती के ऊपर हम कैंसर हैं, क्या इसको ऐसे लिया जाए? ये कैसे लिया जाए? और ये है कौन जिसने यहाँ पे लाके लगाया ये? और ये है कौन जो हाँ, यहाँ पे लोगों को बोले कि ऐसा करो और ऐसा ना करो? ये तो आज़ादी का हाँ, उल्लंघन है सबकी। हाँ। तो अगर हम लॉज़ से हम देखो दोस्तों ये बताने का हमारा कोई ये मतलब नहीं है कि हम आपको किसी के खिलाफ या कुछ ऐसे कुछ बोल रहे हैं, नहीं, वो पॉइंट नहीं है। पॉइंट ये है कि क्या रचयिता के लॉज़ के अकॉर्डिंगली ये चीज़ उसके उल्टी नहीं है? अगर ये उसके उल्टी है, तो फिर ये रचयिता के लॉज़ कैसे हो सकते हैं? यहाँ रचयिता ने तो मुझे कभी नहीं कहा ये एक कभी भी चीज़ नहीं और कहा कि समझ भई में इससे आ ये रही है, काम कर दो। एक चीज़ और समझ में आ रही है कि सारी दुनिया को अपने गाँव से उठाकर शहरों में भर दिया है। कितने गिनती के शहर होते हैं हर देश में, और सारे के सारे लोग अपने गाँव और नेचर को छोड़ के शहरों में भर दिए हैं। लीव रूम फॉर नेचर। क्या इसका मतलब ये नहीं हो सकता पा? मैम ये भी हो सकता है और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हम तभी तो कह हाँ, रहे हैं इस और भी इन बहुत सारे हो आप बैठ सकते हैं, के पर देखोगे मेरे ना दिमाग में ये आया। हाँ, हुँ, फिलहाल के लिए ये आ रहा है लेकिन जब आप इनको बैठ के और थोड़ा गहराई से सोचोगे ना, तो आपको हुँ, अनंत दिशाओं में जब आप सोचोगे तो आप इसको अनंत जगहों पे लगा सकते हो। देखो, हम आपको एक चीज़ बताते हैं मैम इसको मतलब जो लॉ ऑफ वन से हम लोगों को समझ में आए, कोई भी चीज़ हो रही है ना, कुछ भी हो रही है, कभी भी अपने लेवल पे मत सोचो। पूरे ग्रह के हाँ, लेवल पे ही सोच लो। सारे हुँ, लोगों के लेवल पे सोच लो। हुँ, क्योंकि रा ने तो ये कहा है ना भई ये ग्रह तुम हो, ये ज़िंदा बीइंग है, तुम रचयिता का हिस्सा हो, तुम तो पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो, तो बिल्कुल वैसे ही लगा के देखो। जब तुम वैसे लगा के देखने लगोगे तुम्हारा दिमाग और ज़्यादा दिशाओं में चलेगा। और रा सही ने बात बोली भी है, थी ये बात, कहते जब कोई रचयिता की अनंत बुद्धिमानिता के साथ अपने आप को जोड़ लेता है ना, तो वो रचयिता की तरह सोचने लग जाता है। सही बात है। ऑटोमैटिक उसके पास जवाब आने लग जाते हैं। हुँ। ये जो पा ने यहाँ पर जितने ये पॉइंट्स लिखे हैं, ये भले इस किसी किताब में लिखे हों, गाइड स्टोन्स पे लिखे हों, लेकिन ये अगर आप सिर्फ उतना एक लाइन पकड़ के बैठ जाओगे तो उसमें कुछ समझ में नहीं आएगा। इसको हर तरफ से सोचना पड़ेगा, अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर, देश के साथ जोड़कर, धरती के साथ जोड़कर, शहर के साथ जोड़कर, अपने परिवार, अपने धर्म के साथ जोड़कर, तब आपको समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ आपकी आजादी आपसे छीनी गई है। क्योंकि बी नॉट अ कैंसर ऑन अर्थ, जिस धरती पे भगवान ने आपको पैदा किया, उस धरती पे जीने के लिए, घर के लिए, खाने के लिए आपको पैसा क्यों देना पड़ता है? आपको ये आज़ादी क्यों नहीं है कि आप वहाँ पर खुलकर जी सको अपने लिए, अपने तरीके से? हर चीज़ पे रोक क्यों है? ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते, वैसा नहीं कर सकते, ये चीज़ चाहिए तो पैसा दो, पानी चाहिए तो पैसा दो, धरती चाहिए तो पैसा दो, हवा चाहिए तो पैसा दो, हर चीज़ के लिए। और वो पैसा क्यों? ताकि आप पैसे के पीछे भागो, पैसा कमाने के पीछे भागो, और भगवान को भूल के और अपनी सभ्यता को और जिंदगी को भूल के, परिवार को भूल के सिर्फ एक पैसे के माया जाल में दिन ब दिन धंसते जाओ। ओके, और मैम एक नेक्स्ट। चीज़ इसके अंदर इम्पोर्टेंट आपने जो पॉइंट बोला ना, काफ़ी अच्छा पॉइंट है ये और इसको अगर हम लोग वैसे एक चीज़ को अगर आप सोच के देखो, यार क्रिएटर की लॉज़ अगर लगा दी जाए, बस कुछ नहीं करना है, पूरे पूरे ग्रह पे क्रिएटर की लॉज़ लगा दो और ये बोल दो कि भाई हर व्यक्ति एक-दूसरे से या तो पूछ सकता है या माँग सकता है। हम्म, ज़ोर-ज़बरदस्ती कोई किसी के साथ नहीं कर सकता। तो हम्म। यदि ऐसा हो जाए, तो हार्मनी और बिल्ड नहीं हो जाएगी हम लोगों के बीच में? कितना बढ़िया पुराने दिशा में जमाने निकलेगा ये में पुराने जमाने में बार्टर सिस्टम होता था। एक गांव में एक हाँ, मतलब पॉटर होता था, एक कारपेंटर होता था, एक कपड़ा बुनने वाला, और सब एक दूसरे के को चीजें देते थे, लेते थे। एक गांव बनता ही ऐसे था, हर एक इंसान एक एक काम करता था और एक दूसरे के साथ बांटते थे। बार्टर सिस्टम था, पैसा तो था ही नहीं पुराने जमाने में। पैसा तो बाद में बनाया गया, मैम इन लोगों बिल्कुल, ने बनाया। बिल्कुल और मैम आज भी आप ये चीज़ नोटिस करके चलना, आप गाँव में जाओगे ना मतलब चाहे आप कहीं पर भी आप पहाड़ों में चले जाओ, आप वैसे गाँव में चले जाओ, मान लो किसी ने अपने आम का बाग लगा रखा है, किसी ने संतरे का बाग लगा रखा है, किसी ने किसी चीज़ का लगा रखा है, आप प्यार से माँगोगे ना, वो खुद ही तोड़ के दे देते हैं। हम्म, तो इसका मतलब उनके अंदर प्रेम तो है ही। हम्म, आप समझ रहे हो ना? तो ये तो हम्म, चीज़ हमारे अंदर नेचुरली इनब्रेड है हमारे अंदर और हम्म, ये जितनी भी लॉज़ अभी हम लोगों ने देखी हैं या जो भी जिसने गाइड स्टोन लगाया है हम्म, हमें तो
क्या क्या ही बोले, जो भी है बड़ा बाप रे, बड़ा वो है दरिंदा आदमी जो जिसने लगाया होगा। तो वो क्या कहते हैं, एक बात सोचने की बात है, उसने भाई यहाँ पर दिल का इस्तेमाल ही नहीं करने दे रहा। वो तो कह रहा है कि दिमाग का इस्तेमाल करो, दिमाग का इस्तेमाल करो, लॉजिक रीजनिंग, लॉजिक लॉजिक रीजनिंग। तो दिल कहाँ है फिर दिल दिल का क्या करें, निकाल के क्या किसी और को दे दें अब इसको? हुँ, यार मतलब कोई अपने बच्चा, कोई माँ बाप अपने बच्चे से प्यार करेंगे, दिल है उनका। बच्चा माँ बाप हुँ, से प्यार करेगा, दिल है उसके। रीजनिंग कहाँ ढूंढोगे आप? है ही हुँ, नहीं उसके बीच में कोई लॉजिक रीजनिंग। हुँ, समझ रहे हो ना? तो मतलब इट मेक्स नो सेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हार्ट। बाकी हुँ, दिमाग से तो आप जितना चाहे उतना सोच लो, बाकी किसी को रोबोट ही बना दो तो बात और है, कुछ कहा नहीं जा हुँ, सकता। हुँ। तो बना तो तो दिया खैर माइंड हम प्रोग्राम ये, करके। तो दोस्तों ये जितनी भी चीजें थी ना, देखो ये हम लोगों ने अभी तक का, हम लोगों का जितना डिस्कशन हुआ है पिछले सत्र और जो अभी के सत्र है उनमें जितना भी डिस्कशन हुआ है, वो हम लोगों ने मल्टीपल डेटा गैदर किया जगह जगह से, ये सोचते हुए कि हमारी आज़ादी का उल्लंघन कहाँ-कहाँ हो रहा है, क्योंकि हम लोग लॉ ऑफ वन को पढ़ रहे थे, सीख रहे थे, तो हम ये देख जानना चाहते थे कि ये यार रचयिता की लॉज़ कहीं दिख क्यों नहीं रही हैं? तो हमें ये भी हुँ, पता चला कि कलयुग आया तो आया कैसे, आप लोगों ने भी सीखा वो। तो ये हुँ, जब तक आप मल्टीपल डेटा सेट्स उठा के नहीं देखोगे, उन्हें एक जगह नहीं रखोगे ना, तो एक पिक्चर की क्लैरिटी नहीं आती। वरना टूटे-टूटे इधर भागोगे, उधर भागो। अब आपका दिमाग पता है कैसा हो जाएगा इन सेशंस को सुनने के बाद? हमारा जो मेन पर्पज़ था इसको करने का, वो ये था कि आप पूरे ब्रह्मांड के लेवल पे, पूरे ग्रह के लेवल पे एक बार सोचने की अगर आदत डाल लोगे ना, तो आपकी अनंत बुद्धिमानिता खुल जाएगी। और एक बार हुँ, अनंत बुद्धिमानिता खुल गई, आपके पास सॉल्यूशंस भी खुद ही आने शुरू हो जाएँगे। हुँ, आप पैटर्निंग करने इसको बोलते हैं, एक हम लोग मतलब वो करते हैं, क्या कहते हैं, मेडिटेशन करते हैं जिसे हम लोग बोलते हैं 1 मंथ या 1 वीक या 15 डेज़ की पैटर्निंग। दिमाग के अंदर पैटर्न बनाए जाते हैं अपने ज़िंदगी को बनाने के लिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी कैसी चाहिए। उसका हुँ, पूरा पैटर्न, उसकी पूरी फ़िल्म बना के वो हम लोग उसके अंदर प्लेस करते हैं इसी कॉन्शसनेस की फ़ील्ड के अंदर। हुँ, हुँ, तो ये भी आपको पैटर्निंग बताएगी, लेकिन ऑन द अदर साइड, दूसरी वाली साइड की पैटर्निंग क्या है। जब आपको हुँ, दूसरी साइड की पता चल जाएगी, इस साइड की आप बिल्कुल उल्टी करके अपने हिसाब से बना दो। हुँ, अपने दिमाग में तो कर ही सकते हो ना, बस वही हुँ, है, वही करना है, संतुलन ढूँढना है अपना। क्योंकि रा ने एक चीज़ कही थी कि अंत तक पहुँचे-पहुँचे सब लोग अपना संतुलन ही ढूँढ रहे होते हैं, कि किसी का झुकाव कहीं हो जाता है, किसी का झुकाव कहीं हो जाता है, लेकिन संतुलन ढूँढते रहना चाहिए हमेशा अपना। और ये नहीं सोचना है कि ये कोई नेगेटिव इन्फॉर्मेशन है या कुछ है, बस ये इन्फॉर्मेशन है, पूरा हुँ, ब्रह्मांडीय अवेयरनेस है, बस इन्फॉर्मेशन है। अब इसके अकॉर्डिंगली जैसे आप एक्ट करना चाहो वैसे आप कर सकते हो, सबकी अपनी-अपनी आज़ादी है। हुँ, तो ख़ैर ये था अभी तक का सेशन जो हम लोगों ने मल्टीपल डेटा सेट्स गैदर किए, उनके ऊपर डिस्कशन हुआ। अब है प्ले द गेम राइट, फोकस ऑन हार्वेस्टेबल्स। मतलब अब जो है भई आपको गेम समझ में आ गई पूरी, ठीक? आपको ये हुँ, भी पता चल गया भई रचयिता ने कैसे लगाए हैं सारे लॉज़ और हुँ, उल्टे लॉज़ भी कैसे हैं। तो क्यों ना हुँ, इस गेम को, अगर ये भई ब ये है ही सिमुलेशन, ये है ही मायाजाल, ये है ही मैट्रिक्स, तो खेलो। जो नहीं खेलेगा वो रिपीट मार जाएगा, इससे अच्छा तो खेल ही लो इसको। और हुँ, खेलो वैसे जैसे रचयिता के बने हुए हैं। तो हुँ। इन्हीं अगर लॉज़ को अगर आप देखोगे ना, इसी स्टार सिस्टम को अगर आप देखोगे, तो इसको अगर हम लोग आपको इससे खेलना सिखाएँ ना, तो आप ज़रा वो खेल सीखना, मतलब देखना अ, कि ये खेला कैसे जाता है। यहाँ पे ये बोलना ज़रूरी है कि अगर आप ईश्वर के साथ एक होकर मुक्ति पाना चाहते हो, तो आपको ये गेम कैसे खेलना है, आपको सीखने की ज़रूरत है या समझने की ज़रूरत है। हाँ, अगर आप शैतान की तरफ जाके उनकी गुलामी करना चाहते हो, तो फिर वो आगे आपकी मर्ज़ी है। जो भी जिस तरफ भी जाना चाहते हो, उस हिसाब से फिर गेम को खेलो। आई थिंक इट वाज़ नीडेड टू इन्फॉर्म देम। फ्री विल है गुड, आफ्टर गुड, ऑल। गुड। हाँ, खैर और जो नहीं खेलेगा वो तो रिपीट करेगा ही करेगा। फिर वो यहाँ नहीं हाँ। खेलोगे, वहाँ खेलोगे, खेलोगे, ठीक है? तो हुँ। अब गोल्डन रूल है इस पूरी गेम का, जो रा ने बोला था, वो बोला था सर्विंग वन इज़ सर्विंग ऑल, यानी ए किसी एक की सेवा कर देना, सबकी सेवा हाँ, कर देना होता है। हाँ। अब सेवा के अलग-अलग तरीके भी हो सकते हैं। माँ अपने तो बच्चे की एक कर रही होती है चीज़ें, पति हाँ, अ, आपने ये तो बताया यहाँ पर कि एक सेकंड क्योंकि हम अभी उसी बारे में बात कर रहे थे इसलिए मुझे याद आया कि सर्विस टू अदर्स और सर्विस टू सेल्फ शैतान के पुजारी होते हैं, सर्विस टू अदर्स ईश्वर के पुजारी होते हैं जो मुक्ति चाहते हैं। लेकिन ये जो रिपीटर्स हैं 25,000 इयर्स जो करेंगे,
ये कौन लोग होते हैं फेंस पे जो बैठे होते हैं? उसका एक 2 लाइनों में अगर आप बता सको, तो लोगों को आसान हो जाएगा समझना कि वो खुद कौन-सी तरफ बैठे हुए हैं, ताकि वो चुन लें अपना देखो, रास्ता। आपके ग्रुप में, आपके यूट्यूब चैनल पे काफ़ी लोग ऐसे हैं जो अपना रास्ता चुन चुके हैं। अब हम उनसे ये तो नहीं कहेंगे कि भई आप हमें बताओ आपने कौन-सा रास्ता चुना है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को खुद ही चुनना होता है और इसके लिए ऐसा नहीं कोई आके आपको बताएगा। तो बीच वाला ये जो है ना, जो 25,000 साल की साइकिल रिपीट करते हैं, ये वो होते हैं जो खोए हुए हैं। बस इस मायाजाल में किसी तरीके से ज़िंदगी जी रहे हैं। ना कोई प्रॉपर रास्ता चुना है, ना ही उस रास्ते के लिए अपना ध्यान एकत्रित करके एक जगह अपनी ऊर्जा को दिशा निर्देश दे रहे हों, कि भई हमें दूसरों की सेवा का रास्ता पकड़ना है या खुद की सेवा का रास्ता पकड़ना है। जाने-अनजाने ज़्यादातर लोग ये कर रहे होते हैं कि जैसी मतलब की चीज़ होगी तो उधर झुक जाएँगे, जैसी अपने परिवार की चीज़ होगी तो इधर झुक जाएँगे। तो हुँ, इसमें ना उनको अपना संतुलन बनाना चाहिए कि भई मेरे को हुँ, ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि मैं खुद की सेवा के रास्ते पर निकल रहा हूँ, निकलते-निकलते मैं पूरा ही चूक गया उधर। हो सकता है कि उसका रास्ता ये था, दूसरी साइड जाने वाला। तो अपना रास्ता चुन ले और खुद चला जाए। तो जो बीच में झूल रहे होते हैं ना, कभी इधर हो जाए, कभी उधर हो जाए, कभी इधर हो जाए और ये इसलिए हो रहा होता है क्योंकि उन्हें उन्हें रचयिता के बनाए हुए लॉज़ नहीं पता है। उन्हें पता ही नहीं है कि इस माया जाल को खेला कैसे जाता है। और आप लोग सच बताएँ आपको, किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी सेवा ये है कि उसको ये बता दो मेरे दोस्त ये मायाजाल है, इसको खेलने का तरीका ये है। तू भी हुँ, खेलना चाहता है तो चुन ले। ये महाचुनाव है पूरे ब्रह्मांड का। बहुत चुनाव तुमने देखे होंगे। ये महाचुनाव होता है एक प्रत्येक व्यक्ति का अपने लिए और जब वो इस चुनाव को कर लेता है, तो फिर वो उसकी उस दिशा में खेलना शुरू करता है। और अगर वो नहीं चुन रहा है, तो फिर 25,000 साल लगेंगे उसको दोबारा इसको मतलब दोबारा मरेगा, फिर पैदा होगा, मरेगा, फिर दोबारा धीरे, 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 धीरे घिसट-घिसट हुँ, के घिसट-घिसट के तो उससे बेहतर तो ये है और आपको याद होगा मैम, जिम ने अभी लास्ट सेशन के अंदर क्या बोला था? हुँ, जिम ने कहा था कि इस धरती के ऊपर मैक्सिमम लोग जो पैदा हुए हैं ना इस वक़्त, ज़्यादातर हुँ, लोग, वो यहाँ पे अपनी ग्रेड बनाने के लिए आए हुए हैं। हुँ, क्योंकि उन्हें पता है कि इस टाइम पर ये सबसे हुँ, अच्छा टाइम है जिस टाइम आप अपनी ग्रेड बना सकते हो। हुँ, क्योंकि दुःख और तकलीफ ही एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन-सी साइड जाना है। कोई हुँ, इंसान एक दुःख की मान लो अचानक से लूट-पाट हो जाए, एक इंसान हो सकता है दूसरे लोगों के साथ लूट-पाट करने में चला जाए, दूसरा हुँ, व्यक्ति किसी को बचाने के लिए चला जाए। हुँ, और रा ने बोला भी था कि दूसरे को बचाने के लिए जाता है तो रचयिता की नज़रों में क्योंकि ये फ़िल्म सी चल रही होती है उनकी आँख के आगे। सारी हुँ, फ़िल्में देख रहे होते हैं पूरे ब्रह्मांड की, क्योंकि ये हुँ, सारी फ़िल्म वो खुद ही हैं। तो रचयिता को ये जो हीरोइक एक्ट होता है ना उन लोगों का, बड़ा अच्छा लगता है और उसकी वज़ह से उसकी ग्रेड भी अपग्रेड हो जाती है। वो ही एक कर्तव्य और सम्मान होता है जो वो अपने आप के लिए इकट्ठा करता है या कह लो कि रचयिता की नज़र में उसको वो सम्मान मिलता है कि वाह! बेटा क्या काम किया तुम लोगों ने। और वो जब तुम करते हो ना, तो तुम्हारी ग्रेड अपलिफ्ट होने लग जाती है। लेकिन जानबूझ के अपना कोई ना कोई रास्ता चुनो, ये ज़रूरी है, चुनना हुँ, अपना रास्ता। तो बीच में ना हाँ, ही झूला जाए तो अच्छा है। आई हुँ, होप समझ में आ गया होगा आपको, आई एम श्योर। ठीक है? तो इस खेल को खेलने का अब हम आ रहे हैं इस खेल को खेला कैसे जाए? इस खेल को खेलने का गोल्डन रूल है सर्विंग वन इज़ सर्विंग ऑल यानी किसी एक की सेवा कर देना, सबकी सेवा कर देना होता है। तो आप में से काफ़ी लोग डिसहार्टेंड होते हो, हम भी कभी-कभी हो जाते हैं कि यार सबकी मदद नहीं कर पा रहे हैं, सबकी नहीं कर पा रहे हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है अंदर से यार घरवाले नहीं सुन रहे हैं, ये नहीं सुन रहा है, वो नहीं सुन रहा है, किसी को बताओ तो हमारी मज़ाक बनती है, ये होता है, वो होता है। ठीक है, होना ही था वो। क्योंकि इस रास्ते पर भी चलते हुए सबसे पहली चीज़ ये होगी कि सबसे पहले तो लोग तुम्हारा मज़ाक बनाना शुरू करेंगे। फिर वो तुम्हें आर्गुमेंट करना शुरू कर देंगे, फिर हो सकता है तुमसे लड़ने भी आ जाएँ। हुँ, लेकिन जब ये सारी स्टेज तुम क्लियर कर लोगे ना, तो अंत में जीत तुम्हारी हो जाएगी। क्योंकि तुम ये सारी चीज़ें झेलते हुए आगे निकल गए। तो ये इस रास्ते पर दूसरों की सेवा के रास्ते का ये टफ पार्ट होता है लेकिन आप इससे निकल ही जाओगे। लेकिन ये आप कभी भी ये मत सोचो कि आप सबकी सेवा कर लोगे। आपने एक की कर दी, उसके ऊपर अपनी पूरी ऊर्जा और अपनी सारी चीज़ें उसके ऊपर लगा दी और फिर उसको तैयार कर दिया ताकि वो दूसरे की सेवा कर सके। लेकिन याद रहे ये जितनी भी सेवाएँ होती हैं, फ्री में हैं। इसके लिए हुँ, पैसे की हुँ, उम्मीद भी नहीं करनी चाहिए सामने वाले से। वो इसीलिए क्योंकि अगर आपने पैसे की उम्मीद की इसको करते हुए सामने वाले से, तो वो भगवान सेवा ना नहीं करे आप लोग में किसी के भी पास पैसे की कमी हो, हम तो कहेंगे आपके पास किसी भी तरीके के रिसोर्स की कमी होनी चाहिए क्योंकि रचयिता ने आपको ऑलरेडी सारे रिसोर्सेज़ दिए हुए हैं। तो अगर आप इसके अगेंस्ट पैसा ले लोगे ना तो दोस्त आपने जो सेवा की ना, फिर वो सेवा किसी काम की है नहीं। उसमें भी आपने अपना मतलब ही सोच लिया। हालाँकि उत 49% आपका है, आप सोच सकते हो।
ऐसी बात नहीं है। 49% आपका है, आपको संतुलन बनाना है। अब आप दूसरे की सेवा कर रहे हो, ऐसा ना हो कि आप अपना घर-बार पूरा बेच-बाच के दूसरों की सेवा में लग जाओ, तो वो भी तो बेवकूफ़ी ही है। तो 51% और 49% का, हम तो क्योंकि इसी साइड में झुक गए हैं दोस्त, तो हम उसी का ही बता सकते हैं और रा ने भी बोला था, अगर तुम्हें वो 95% और 5% का खेल समझना है, तो तुम उनकी साइड में झुक जाओ, उसके सारे तरीके उनके पास हैं, वो तुम्हें सिखा देंगे वो सारे तरीके, अगर तुम सीखना चाहो तो। तो हमें ये वाले पता है, तो हम इसी के ऊपर ही फ़ोकस करेंगे। इस गेम को खेलने का गोल्डन रूल है कि किसी एक की सेवा सोचना या करना। अब वो आपके बच्चे हो सकते हैं, आपका पति हो सकता है, आपकी पत्नी हो सकती है, एक पति के लिए उसके बच्चे हो सकते हैं, उसके लिए उसके माँ-बाप हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है या कोई अनजान व्यक्ति भी हो सकता है, कोई भी। आप किसी की भी सेवा कर सकते हो। यहाँ कोई ऐसा रूल नहीं है कि इसी की करनी है, उसकी करनी है। लेकिन जो इमीडिएट है, उसकी की जाए तो ज़्यादा बेहतर है, अगर वो सेवा माँग ले तो। ठीक है? तो हम ये वही कलयुग वाला जो इन्वर्जन वाला ये जो था, इसी को हम लोग दोबारा देख के चलते हैं कि इसको गेम को खेला कैसे जाए। जब भी आप विभाजन को देखो, पहला पॉइंट, अपने आप को विभाजन से हटा लो और रचयिता की एकता में आ जाओ। ये पहली चीज़। जहाँ-जहाँ, जिस-जिस इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको विभाजन दिखें, समझ के चल लेना कि वो मेरे काम की नहीं है। वो बेकार की बात है, इससे विभाजन दिख रहा है मुझे, इसमें मेरा कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उस एक अनंत रचयिता की एकता में विश्वास रखता हूँ या जानता हूँ, तो इसीलिए मैं ये देखूँगा कि क्या जो भी चीज़ हो रही है, सबके भले के लिए है या केवल कुछ के भले भले के लिए है। अगर कुछ के भले के लिए है, तो वो रास्ता मेरा रास्ता नहीं है। फिर लॉ ऑफ फ्री विल, यदि आपको कोई अज्ञानता में डालने की कोशिश करे या आप कोई भी इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, उससे आपको लग रहा है यार ये तो अज्ञानता में ध धकेल रही है मेरे को, मतलब ये इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे लिए, ये तो मतलब जो चीज़ें घटनाएँ घट रही हैं, वो तो घटती रहेंगी, उसका क्या है? घटनाएँ तो घट ही रही हैं, ठीक है? तो उन घटनाओं से विचलित ना होके अपनी आज़ादी का पूरा इस्तेमाल करना। यानी कि आपको ये कंटीन्यूअसली ढूँढते रहना चाहिए कि भई मेरे से कौन मदद माँग रहा है, मेरे से कौन मदद माँग रहा है? और आप अपनी मेडिटेशन की अवस्था में जाके अपने हायर सेल्फ से अपॉर्च्युनिटीज़ माँगना शुरू कर दोगे ना, आप नोटिस करोगे कि आपके पास अपॉर्च्युनिटीज़ यानी मौके आने शुरू हो जाएँगे। सेवा लोग के। अपने आप ही आपके पास आने लग हाँ, लोग अपने आप ही आपके पास इन्फॉर्मेशन माँगने के लिए आने शुरू हो जाएँगे या लोग अलग-अलग तरीकों से आपसे मदद माँगना शुरू कर देंगे। और मदद करते वक़्त थोड़ा-सा ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि पूरे ही झुक गए। याद रखना 49% तुम्हारा है, 51% किसी की भी सेवा ज़रूरत से ज़्यादा मत करना। 50% या 51% करोगे तो आधा उसके लिए भी छोड़ो ताकि वो मेहनत करे। अगर वो मेहनत नहीं कर रहा है, उसको प्लेट में सारी चीज़ें मिल रही हैं, कुछ वक़्त आने के बाद वो बोर हो जाएगा। वो नहीं मारेगा, वो हाथ-पाँव नहीं मारेगा वो। तो इसमें आप उसको बर्बाद भी कर सकते हो, खराब भी कर सकते हो। तो ऐसा ना ही किया जाए तो अच्छा है। मतलब ये हम तरीके बता रहे हैं कि इस गेम को खेला कैसे जाता है। फिर है लॉ ऑफ लव एंड लाइट और इसके नीचे लिखा है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर, ड्यूटी। अब मजबूरी इस दोनों के अंदर ये है कि भैया काम तो करना ही पड़ेगा क्योंकि हम तो फँस गए मायाजाल के अंदर। ये तो खेल रच गया, हम तो फँस गए इसके अंदर। लेकिन कंटीन्यूअसली कोशिश ये सोचना चाहिए कि मैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इन सारी चीज़ों से कैसे निजात पा सकता हूँ या अपने परिवार को भी निजात दिला सकती हूँ या दिला सकता हूँ कंटीन्यूअसली। कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग मेरी क्या होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म प्लानिंग मेरी क्या होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। और ये सारी चीज़ें आपको उस अनंत रचयिता के प्रेम और रोशनी में मिल जाएँगी, यानी आपको ये सारे सवालों के जवाब आपके मेडिटेशन में मिल जाएँगे, अगर आप ढूँढोगे। ये सब तरीकों के जवाब आपके हायर सेल्फ के पास हैं। तो आप अपने हायर सेल्फ से माँगना शुरू करोगे और वो रा ने भी बोला था कि तुम्हारा हायर सेल्फ तो वेट कर रहा है कि तुम माँगना शुरू करो। जब तुम माँगना शुरू करोगे, वो इस क्या कहते हैं ध्यान की अवस्था में जाके तो तुम्हें सॉल्यूशंस देना शुरू कर देगा। और ये जो सॉल्यूशंस आते हैं ना दोस्तों, हिंट की तरह आते हैं। कहीं से हिंट आ जाएगा, कहीं से वास्तविकता में चीज़ हो जाएगी, कहीं से कुछ हो जाएगा, कहीं से कुछ हो जाएगा। आपकी ज़िंदगी में हार्मनी आनी शुरू हो जाएगी। तो उससे आप धीरे-धीरे इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से हल्का-हल्का, हल्का-हल्का आज़ादी सी महसूस करना शुरू करोगे। लेकिन वो तब तक ही पॉसिबल है जब तक आप मेडिटेट भी करते रहो, ठीक है? फिर उसके बाद है लॉ ऑफ कर्मा सर्विस या कह लो स्क्वायर। आप जितने दूसरों की सेवा करते जाओगे ना, उसका स्क्वायर ऐड होता जाएगा। आप में से जो भी स्टार्ट करेगा, आप अपने आप को अनंत मान के चलना क्योंकि जो भी इनिशिएटर होता है, इस लॉ के अकॉर्डिंगली उसे अनंत माना जाता है, यानी वो इन्फिनिटी है। फिर उसके अंदर जो ऐड होता जाएगा, उसके द्वारा जो ऐड होता जाएगा, उसके द्वारा जो ऐड वो होता जाएगा, वो आपकी किटी में ऐड हो रहा होगा। आपने जिससे सीखा है, वो उसकी किटी में ऐड हो रहा होगा। उसने जिससे सीखा है, वो उसकी किटी में ऐड हो रहा होगा। लेकिन हम दोबारा बोलेंगे, ये देखने में नेटवर्क मार्केटिंग जैसा लग रहा है, लेकिन इसमें पैसा इन्वॉल्व नहीं है कहीं पर भी। इसमें पैसा अगर आपने इन्वॉल्व कर दिया,
तो आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब खुद की सेवा के रास्ते में झुक गए। आपका झुकाव ही उधर हो जाएगा। तो आपको तरीके उस तरीके के ढूँढने कि आप इस तरीके की चीज़ मतलब जितना हो सके पैसे का कम इस्तेमाल, ज्ञान का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, दूसरों को बताकर। ये सबसे सही तरीका है। फिर है कर्म की लॉ ये वाली जो सर्विस वाली है। देखो आपने रास्ता चुन लिया, सर्विस का मतलब है आपने रास्ता चुन लिया। उसके हिसाब से आपके कर्म डेवलप होने शुरू हो जाएँगे। आप मेडिटेटिव स्टेट के अंदर हमेशा जैसे हम लोग भी करते हैं, आप कर सकते हो अगर आप चाहो तो। हम लोग मेडिटेटिव स्टेट के अंदर जब होते हैं तो हम कंटीन्यूअसली रचयिता को बोलते रहते हैं कि वो हमारे एक अनंत रचयिता, हमें माफ़ करना कि अगर हमसे अपना कर्म करने में कहीं एरर हो रहे हों। और हमसे जो एरर हुए हैं, यदि हमने किसी और के दिल को ठेस पहुँचाई है या हमने किसी और को कुछ किया है, तो हम अपने आप को भी माफ़ करते हैं और यदि किसी ने हमें अपने आप को हमको ठेस पहुँचाई है और कभी-कभी उस व्यक्ति की इमेज भी आँख के सामने आ जाती है, कुछ हो जाता है, तो हम उसको उस मेडिटेटिव स्टेट के अंदर माफ़ भी करते हैं। तो साथ ही साथ क्योंकि इसको करते हुए आपसे एरर होने के चांसेज़ हैं, अभी आप सीख रहे हो। तो अगर इस तरीके की चीज़ें होने हो ना, तो डेली बेसिस के ऊपर अगर आप ऐसे करते रहोगे ना, करते रहोगे, आप अपना कर्म भी कम करते चले जाओगे। धीरे-धीरे कर्म से भी मुक्ति पाना शुरू करोगे आप। ये तरीका है उस जगह पे निकलने का, ठीक है ना? रचयिता से ख़ैर माफ़ी माँगना देखो दोस्तों हम तो रचयिता को अपने बराबर ही रख के चलते हैं क्योंकि यार उन्होंने ही कहा है कि तुम तो मेरे अंश हो। अब जब वो हम उनके अंश हैं तो वो तो हमारे फादर कह लो, मदर कह लो, ब्रदर कह लो, सिस्टर कह लो, दोस्त कह लो, सब कुछ वही है हमारे लिए तो। तो उससे क्या तो और कभी रचयिता ने ये नहीं कहा कि मेरे सामने तुम झुको या मेरा सजदा करो या ये करो या वो करो, कभी नहीं कहा रचयिता ने, किसी से नहीं कहा। उन्होंने कहा है कि भैया जैसे मैंने बनाया है, जैसे मैंने रचा है तुम भी सीख लो। तुम मेरे बच्चे हो, तुम चाहो तो सीखना चाहो तो सीख लो। तो रचयिता से माफ़ी माँगने का मतलब ये होता है कि हाँ, ये एरर हमसे इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें ज्ञान नहीं है। इस वजह से हम लोग एरर कर रहे हैं। तो आप हमें ज्ञान देते जाओ ताकि हमारे एरर कम होते चले जाएँ। और अपने आप को माफ़ करो और दूसरों को माफ़ करो। ये कंटिन्यूटी में रखोगे आपका कर्म भी पीछे से कम होता चला जाएगा। फिर अगला है लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑनर एंड ड्यूटी। इसके अगेंस्ट एक और ये है ओराइन की लॉ ऑफ फियर एंड टेक्नोलॉजी। देखो यार ये जो डर से कोई चीज़ हो रही हो या टेक्नोलॉजी के द्वारा कोई चीज़ हो रही हो ना, इनमें अपने आप का इन्वॉल्वमेंट अगर कम ही रखा जाए तो बढ़िया ही है, ठीक है? क्योंकि लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका कर्तव्य और सम्मान है। ये जो आप ज़िम्मेदारी उठाते हो ना, दूसरों की सेवा के रास्ते पर, ये आपका कर्तव्य और आपका सम्मान है और ये आपको कोई देगा नहीं। ये आपने खुद लिया है और जब आप इसे लोगे ना, आप अपने अंदर एक अलग ही ऊर्जा देखोगे कि मेरे अंदर आ गई है पावर। अपने आप ही हो जाता है ये, ऐसा नहीं कि कोई बाहर से डालेगा आपके अंदर। और रचयिता की बुद्धिमानी आपके अंदर काम करने लग जाती है। तो जहाँ पर डर दिख रहा होगा, वो आपको वहाँ पर निडर हो जाना चाहिए। जहाँ पर आपको टेक्नोलॉजी से कोई डराने की कोशिश करे, फँसाने की कोशिश करे, उसे त्याग ही दो तो बढ़िया है। या हटा यार ये नहीं चाहिए हम लोगों को, ठीक है। तेरी होगी हमें नहीं चाहिए, हम कोई दूसरा तरीका ढूँढ लेंगे। तो तरीके कंटीन्यूअसली ढूँढते रहना चाहिए। फिर लॉ ऑफ इग्नोरेंस यानी कोई अगर आपको हाँ, अज्ञानता में डाले 1 सेकंड। हुँ, ऊपर जो लॉ ऑफ लव एंड लाइट के नीचे लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर ड्यूटी है और यहाँ पे लॉ ऑफ फियर एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर ड्यूटी है। ये दोनों लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर ड्यूटी का फ़र्क क्या है? मैम दोनों में फ़र्क है ना। हाँ, दोनों में बताओ। ऊपर वाली में ये है वो ओराइन की लगाई हुई है कि तुम इस ऑनर ड्यूटी को करते रहो और रचयिता के प्रेम और रोशनी की तरफ जाओ ही मत। यानी सत्य की खोज ना करो और खुद की खोज कौन ना करो। कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑनर पहले ड्यूटी करते रहो और यहाँ पे कौन सी करेक्ट करनी है? हाँ, यहाँ पर हेलो? हमें ये वाली करनी है ना ग्रीन वाली लॉ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, यानी कोई अ, आपको डरा के या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके आपसे कोई काम कराए, तो आपको ये नहीं करना है क्योंकि आपकी अपनी ज़िम्मेदारी एग्ज़ाम्पल। है अपने परिवार की और बाकी ये सारे अब मैम एग्ज़ाम्पल इसमें क्या दोनों का एक कि आपको एग्ज़ाम्पल दे मान दो ना। मैम पहले वाले में ये है कि आपको कोई ये कह रहा है कि भैया आप तू ऐसा कर और ऐसा ना कर। ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपको उसी वक़्त एकदम से रुक के देखना चाहिए कि क्या इस अनंत रचयिता के हिसाब से ये क्या सबके ऊपर लागू है, सबके के भले के लिए है? अगर ये चीज़ सबके भले के लिए नहीं हो रही है, तो फिर ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और मेरी ड्यूटी में नहीं है कि मैं इस काम को करूँ। हुँ, और ठीक नीचे है ना? वाला? नीचे वाले में ये है कि अगर कोई तुम्हें डराए और धमकाए और ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे और ये करे, वो करे और इनसे तुम्हें धक्का देके किसी एक डायरेक्शन में लेके जा रहा है, तो उस केस में आपका कर्तव्य और ड्यूटी ये है कि जिन लोगों की आप सेवा में हो या जिनको आप अपनी सेवाएँ प्रदान कर रहे हो, उनको इन चीज़ों के बारे में अवगत कराओ, ठीक है? अवगत करा के और इन डर और इन टेक्नोलॉजी के सामने झुको मत। तरीके ढूँढते रहो।
कि इनके अलावा मेरे पास और कौन से तरीके हैं कि मैं अपना कर्म, अपनी ज़िम्मेदारी, अपने ऑनर, अपना कर्तव्य और अपनी ड्यूटी पूरी तरीके से निभा सकूँ। और वो आपको मेडिटेशन में पता चल जाते हैं। मेडिटेशन में भी पता चल जाते हैं और तरीके बहुत निकल आते हैं, एक से एक तरीके हैं। इंसानी सभ्यता की ख़ास बात ये है कि जुगाड़ू बहुत हैं, कहीं न कहीं से जुगाड़ बना-बनू के कर ही लेते हैं। अब हैं तरीके बहुत, करने वाले करते भी हैं। लेकिन हुँ। डर से और टेक्नोलॉजी से कोई अगर आपको धक्का मारने की कोशिश करे, तो आपको सतर्क होके ये सोचना चाहिए कि क्या ये ज़बरदस्ती की ज़िम्मेदारी तो नहीं डाली जा रही मेरे ऊपर? सोशल अगर क्रेडिट डाली जा रही सिस्टम है की तरह। तो एग्ज़ैक्टली आप सोच सकते हो वैसे, ठीक है? फिर आ गया लॉ ऑफ इग्नोरेंस, यानी कोई अगर आपको अज्ञानता में डालने की कोशिश करे ना और इधर-उधर की चीज़ों में बहकाने की या इधर-उधर की चीज़ों में घुमाने की कोशिश करे, कहे उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, वो ऐसा और वो वैसा, आपकी आज़ादी है। आप उसके अंदर ये ढूँढो कि क्या ये जो चीज़ मुझे इग्नोरेंस में ये जो दी जा रही है कि क्या तेरे को ये चाहिए, क्या तेरे को ये चाहिए? अगर आपको देखो इसकी जो ट्रिक है ना, इसकी ट्रिक 3 तरीके से काम करती है। ये ऐसे भी कर सकता है कि तुम्हें कोई चीज़ फ्री में दे और तुम्हें लगे कि हाँ, हाँ, मेरे भले के लिए है, मैं ले लूँगा। लेकिन फ्री विल तो ये कहती है कि भई कोई तुम भी माँग सकते हो और पूछ सकते हो। लेकिन बिना माँगे और बिना पूछे कोई तुम्हें ज़बरदस्ती दिए जा रहा है चीज़ें, तो इसमें तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है। तो इस तरीके की अज्ञानता में ना फँसो तो अच्छा है। तुम जब माँगो और तुम जब पूछो, तब तुम्हें वो चीज़ मिले, तब तुम्हारी फ्री विल सही एक्सरसाइज़ हो रही है। बिना माँगे और बिना पूछे चीज़ें मिल रही हैं, तो इसका मतलब तुम्हारी आज़ादी का उल्लंघन हो रहा है। तो इसमें इसका मतलब कोई तुम्हें अज्ञानता की तरफ धकेल रहा है। उस टाइम पे सतर्क होके अपनी आज़ादी का लॉ अपने दिमाग के अंदर सोच लेना कि तुम्हारी आज़ादी किस तरीके से काम करती है, रचयिता ने किस तरीके से बनाई है, ठीक है? फिर आखिरी है लॉ ऑफ सेपरेशन और इसमें रेड में जा रही है लॉ ऑफ वन। यहाँ पे थोड़ी-सी ट्रिकी हो जाती है सिचुएशन कि यहाँ पे जब कोई तुम्हें इस तरीके के विभाजन से उल्टा लेके आ रहा है और एक-एक करने की कोशिश कर रहा है चीज़ें, तो तुम सारे तितर-बितर हो जाओ इधर। सारे विभाजित हो जाओ। कोई इधर निकल जाओ, कोई उधर निकल जाओ, कोई उधर निकल जाओ, कोई उधर निकल जाओ। ये आखिरी वो जो पड़ाव है ना, ये वो है कि सब इधर-उधर हो गए तितर-बितर। झुंड में काम करोगे तो फँसोगे, ठीक है? इसमें झुंड में काम नहीं करना होता है। ये वो टाइम है कि जब ये उल्टा सारी चीज़ें एक करे, तब तुम्हें विभाजन में निकल जाना है इधर-उधर, तितर-बितर। जैसे जीसस ने बोला था ना कि इधर भाग जाना, उधर भाग जाना, जिसका जहाँ मन करे वहाँ भाग जाना तुम लोग। तो वहाँ पे उसने लॉ ऑफ सेपरेशन का इस्तेमाल किया था अपनी बात को रखने के लिए, कि जब तुम्हारे यहाँ को कोई ज़बरदस्ती करने जगह पर खींचने लग जाए, तब तुम्हें विभाजन में घुस जाना चाहिए। नहीं समझ में आया। लॉ ऑफ सेपरेशन यहाँ मतलब पे वो लगाता है, लोगों को अलग करने के लिए धर्म, जाति, देश, हर चीज़ पैसा वग़ैरह हर चीज़ के नाम पे लोगों के अंदर अलगाव पैदा करता है। यहाँ पर हाँ, लॉ ऑफ कर्मा सर्विस आप शुरू होते हो लॉ ऑफ फ्री विल से, लॉ ऑफ लाइट से, लॉ ऑफ कर जब फ्री विल के हिसाब से आप लव एंड लाइट से काम करते हो, तो आप कर्मा करते हो, सर्विस करते हो लोगों की अपनी ज़िम्मेदारी समझ के। यहाँ पर लॉ ऑफ इग्नोरेंस और लॉ ऑफ सेपरेशन ग्रीन में उसका मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है उसका कि मतलब मैम ये है, देखो इग्ज़ैक्ट वाला तो मैंने समझा दिया, उसके ऊपर तो लंबा डिस्कशन हो गया। लॉ ऑफ सेपरेशन में आप लोगों को ये चीज़ बताता हूँ। अभी हम लोगों ने ऊपर देखा वो, क्या बोलते हैं आपका ये जो क्या बोलते हैं इसको गाइडस्टोन्स के देखे और पिछले भी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हम लोगों ने देखे। हाँ, हाँ, आपने देखो। नोटिस की वहाँ पे सारी चीज़ें एक करे चले जा रहे हैं, है ना? हुँ, हुँ, सारी चीज़ें एक हुई चली जा रही है ना? तो हुँ, उसका काउंटर जो है, वो है लॉ ऑफ सेपरेशन कि जब हुँ, तुम्हें स्टार्टिंग से बचपन से चलो ठीक है, अब तुम्हें विभाजन की आदत पड़ गई है, कोई तुम्हें विभाजन से डालते हुए एकता की तरफ ला रहा है, तो हुँ, कई लोग तो इसको ये कहेंगे, ये तो अच्छा है ना, एकता हो रही है। ये तो हुँ, अच्छा है ना, सब कुछ एक आसानी हो रही है। लेकिन हुँ, आपको ये सोचना कि जब हम लोग सेपरेशन से चल रहे थे, तो हुँ, यहाँ पर तो ये जब ठीक-ठाक काम कर रही थी अभी, कि क्यों हुँ, ज़बरदस्ती एक की तरफ लेके जाया जा रहा है इसको भई? और अगर ये जाया जा रहा है, तो किसका फ़ायदा है इसके अंदर? ये सोचना। हुँ, तो उस टाइम पे आपको अलग-अलग विभाजनों में सोचने लग जाना चाहिए। हुँ, अलग-अलग तरीकों के बारे में सोचने लग जाना चाहिए, ना कि उस एक वाली कि दिशा के अंदर जहाँ पे कोई आपको धकेल के लेके जा रहा है, यानी इस उल्टे पिरामिड की तरफ अगर आपको कोई धकेल के लेके जा रहा है तो। हुँ, ठीक है, ठीक है? आगे। तो अब हम लोग ये लास्ट पॉइंट है मैम, अभी कितना टाइम हो गया?
1 घंटा 22 अ, मिनट का मैम, ये डेढ़ 4 घंटा हो चुका है। 4 बजने में 7 मिनट बाकी हैं। 4 बजे हम मेडिटेशन करेंगे, 2 मिनट का। ठीक है, हुँ, 4 बजने मैं में वो 7 मिनट खोल लूँ। बाकी हैं। जी, तो आई थिंक ये जो बेसिक सॉल्यूशंस हैं, हम इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर करते हैं। कल ये इवनिंग में कर लेते हैं सेशन तो 8 थोड़े बजे। थोड़ा ही रह गया ये तो। हाँ, थोड़ा-सा ही रह गया लेकिन है थोड़ा-सा लंबा ये, इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा-सा लंबा है इसका। तो इसको कल करेंगे? 1 मिनट इसको हाँ, इसको कल करते पॉज़। हैं। अ, अच्छा, तो ओके, एज़ यू विश। तो यू मीन टू से यू वांट टू एंड इट नाउ? मैं सोच रही थी 4 बजे तक हम कर लेते और मेडिटेशन करके फिर बंद करते। 4 बजे तक किया जा सकता है, हुँ। लेकिन आधा ए ही हो पाएगा ये। 1 घंटा 10 मिनट हुए हैं। ये बेसिक 1 घंटा सॉल्यूशंस हैं, ये 20 बड़े 20 मिनट। बड़े इम्पोर्टेंट है मैम, ये इसलिए इसको हम कल ही रखते हैं। तो हम ये जब चाहो तो आप 6 सल क्यूएन कर अच्छा लेते हैं, ठीक 6 है, मिनट का क्यूएन। सॉल्यूशंस हम कल कर लेंगे। मैं ये पूछ रही थी कि लोगों के अगर सवाल हैं तो वो ले लें? हाँ, हाँ, बिल्कुल। ठीक है, आई विल ओपन द अदर दिस थिंग। 1 मिनट, आई विल हैव टू स्टॉप स्क्रीन शेयरिंग। ये थोड़ा ना बहुत ज़्यादा खुला हुआ है ना, तो इसलिए स्लो काम कर रहा है। ओके, ऑलराइट। तो हाँ, किसी का टीम्स के ऊपर किसी का कोई सवाल है तो प्लीज़ बोलिए। अ, प्रेम शर्मा, 2050 है या 2030? 2020 में शुरुआत हो चुकी है। 2020 साल खत्म हो गए जीसस के बाद। और जैसे पा ने बोला था कि हर 2000 साल में इस तरह का प्रलय एक तरह से आता है जो मचाया जाता है, ताकि ये लोग दुनिया को खत्म कर सकें, लोगों को मार सकें और पॉपुलेशन को कम कर सकें। तो बेसिकली दैट्स ग्रह जीत की इच्छा के कारण है ये, लेकिन देखो हमने पिछले सेशन के अंदर ही अभी देखा है कि मतलब एक हार्श जजमेंट भी होती है, वो तो रचयिता ने फाइनल जजमेंट करनी होती है कि अब ग्रह खाली करा दो। तो हुँ, उनकी बात मानी प्लेडीज़ ने, करा दिया ग्रह खाली। हो हुँ, सकता है कि इसी को राह कह रहे थे कि हम तो आएँगे और ग्रह खाली कराएँगे, है ना? हुँ, तो कहे हो तो कुछ भी सकता है। तो पॉज़िटिव माइंडसेट से सोचते हैं, ये अच्छा है ग्रह खाली होगा तो बढ़िया है, आगे निकलेंगे और क्या है। हुँ। अ, बट ये ऐड हुए जा रहे हैं लोग, टाइम से आए नहीं हैं और बीच-बीच में वो जब ऐड होते हैं ना तो आपकी आवाज़ कट जाती है। एथिक्स मॉरल्स पे कोर्ट चलना चाहेगा इन अ आइडियलिस्टिक वर्ल्ड, पर यहाँ एविडेंस करप्शन और पॉलिटिकल प्रेशर पे चलता है। आप दोनों की वॉइस की पिच में बहुत फ़र्क है। हाँ, वो क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ और पा यूट्यूब पे आना नहीं चाहते, मैं क्या करूँ? अगर रामकृष्ण सच है तो कल्कि भी सच ही है, उसके बारे में क्या बोलूँ? ऑस्ट्रेलिया इज़ अच्छा, दोस्त ठीक है। देखो दोस्त, इस क्वेश्चन को हम देखो ऐसे जवाब दे सकते हैं। जब ये जो अवतार वाली जो धारणा है ना कि कोई अवतार आएगा और हमको बचाएगा, हुँ, ये धारणा हमारी भी थी और जब हम लोगों ने लॉ ऑफ वन पढ़ी थी ना, तो हमें एक चीज़ समझ में आ गई थी, कहीं ऐसा ना हो ये अवधारणा ही हमारे लिए दिक्कत का कारण बन जाए, कि जिसे हम अपना मसीहा समझ लें, कहीं ऐसा ना हो कि वही मतलब राक्षस ही निकला है, कुछ पता नहीं। नहीं और राह ने ऊपर से ये आएँगे तो हम सारे ही आएँगे एक साथ, हम में से कोई एक नहीं आ रहा है। तो वो थोड़ा-सा एक बार को हमारी भी हिल गए थे हम लोग अंदर से कि यार, हम तो ऐसे सोच के चल रहे हैं, हमें तो बचपन से ये पता है। अब ये चीज़ उल्टी ही निकल के आ रही है। तो पता नहीं ना, वो राह ने बोला है कि जगह-जगह पे इन्फिल्ट्रेशन हुई भी है, अब वो तो तुम्हें ढूँढना है, कि तुम्हें क्या सही लग रहा है, क्या नहीं लग रहा है। एक बात और भी तो है कि कहा था रा ने कि सारी किताबों में काफ़ी मैनिपुलेशन हुआ है। तो कल्कि सच में आने वाला है या नहीं, ये तो पता नहीं। और अगर कल्कि आने वाला है, तो जहाँ तक मुझे पता है कल्कि हम सब हैं। हम सभी हैं।
कल की हमारे अंदर है, ये मैं मानती हूँ। कोई नहीं आ रहा तुम्हें बचाने, तुम्हें खुद को बचाना है। और खुद को कैसे बचाना है? अपनी ग्रेड बढ़ा के। एम आई ऑन द राइट ट्रैक पा? हाँ मैम। उसके लिए उसको हम लोग बेसिक सॉल्यूशंस के अंदर भी कवर करेंगे अभी। हम्म। फोर्थ डेंसिटी शुड बी द्वापर रादर देन सतयुग इज। यार अब देखो पता है युगास के अंदर अगर कैलकुलेट करें ना तो हाँ, आपका पॉइंट सही है बट अब तो यार डेंसिटी ही समझ में आती है हम लोगों को। अब वो सतयुग हो या द्वापर हो, बस इतना पता है कि होगा बहुत प्यारा और इच्छा बहुत है वहाँ जाने की। और रा ने बोला भी था जब किसी की अगली तीव्र इच्छा हो जाए ना अगली घनत्वता में जाने की, तो उसका इंटेलिजेंट गेटवे ओपन हो जाता है उसके लिए। लेकिन हाँ, उसके लिए मेडिटेट करना, अपना संतुलन बनाए रखना, धीरज रखना, ये सारी चीज़ें उसके लिए ज़रूरी होती है क्योंकि वहाँ जाके ना आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। आप ये मत सोच के चलो कि वहाँ जाके कुछ मस्ती और ये म वो सब मारने को मिलेगी। आप ये सोचो सीखने के लिए कितना कुछ मिलेगा और कंटीन्यूअसली हम लोग जितना सीखते जाएँगे उतना हम लोग क्रिएटर बनने की डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि एक दिन हम भी क्रिएटर बनेंगे, अपनी गैलेक्सी बनाएँगे। हो सकता है पहले हम लोग सूरज में भी ज़िंदगी जिएँ और फिर हम कोई ग्रह के अंदर एक ग्रह बन जाएँ या कुछ बन जाएँ। तो यार ये सारी चीज़ें जब हम लोग सोच रहे होते हैं ना, फिर बाकी सारी चीज़ें ना ऐसी लगती हैं कि हाँ यार ये ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन ही है। लेकिन ये सोच के चलो कि ये नेक्स्ट डेंसिटी में सीखने को क्या-क्या मिलेगा? वो जो सीखने की इच्छा होती है ना, हम उस डायरेक्शन से सोचना प्रेफ़र हम्म। करते हैं। टेलीग्राम पे मुझे किसी ने एक सवाल भेजा था कि उनके उन्होंने ये सुना है कि 333 ब्रह्मा का नंबर है, 666 विष्णु का और शिवा का 999। ऐसा नहीं है, 369 ब्रह्मा विष्णु का नंबर है। थ्री जनरली ऐसा बोला जाता है कि अलग अलग लोग उसे अलग अलग तरीके से लेते हैं। जैसे जीरो से अगर आप शुरू करते हो तो 3 ब्रह्मा होता है, 6 विष्णु होता है, 9 शिव होता है। क्यों? मैं बताती हूँ। इसे इस तरह से इसलिए हो गए अम, हैं 4 कैन वी आंसर दिस ओके। क्वेश्चन लेटर और हाँ, मेडिटेशन कर लेते हैं क्विकली, जस्ट अ 2 मिनट थिंग। Visualizing Mother Earth, our beloved Gaia, spinning on her axis in space, moving across the galactic clock face into the fourth density of love and understanding. अपनी मन के आंखों And से yet her धरती entire को देखो। population of 8 billion souls is in disarray, scattered throughout the spectrum of anger, hopelessness, confusion, and separation. धरती माँ चौथी घनत्वता So में I जा रही ask है, the पर one लोग infinite कितने creator दुखी हैं। to send its infinite love and light energies तो हम through my violet ray chakra, ईश्वर से प्रार्थना that I करते may हैं। send them out through my heart chakra and surround and imbue each of the 8 billion souls on earth with this infinite love and light energy. And I ask that an harmonic resonance be set up between this love and light energy of the one creator and the love and the light energy of the one creator that exists within each of the 8 billion souls on earth. For each soul is the one creator. And as this harmonic resonance is activated and becomes more powerful, a light begins to shine within the soul of each of the 8 billion souls on earth to show the way and the path and purpose of the incarnation to each soul, to love and serve each other and the one creator in all things. As this is done more frequently and fastidiously, the 8 billion souls become a planetary mind, a social memory complex, and move Mother Earth more firmly and fully into the fourth density of love and understanding. May it be so. Thank you, Father. अपनी मन की आंखों से धरती को चौथी घनत्वता में जाते हुए देख रहे हो। वो इस ब्रह्मांड में आगे बढ़ रही है। उस पर रहने वाले सारे लोग
दुखी, परेशान, बीमार हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ, हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की प्रेम की रोशनी हमारे सहस्रारा क्राउन चक्र में एंटर करे, ताकि हम अपने हार्ट चक्र से एंटर करके हमारे पूरे शरीर में फैले, ताकि हम अपने हार्ट चक्र से ये रोशनी धरती को भेज सकें और धरती पर रहने वाले 8 करोड़ 80 करोड़ जितने भी लोग हैं, उन लोगों को अ, ये रोशनी हम भेज सकें। उनका हार्मोनिक जो है रेज़ोल्यूशन वो क्या था हार्मोनिक? हार्मोनिक रेजोनेंस को बोलेंगे, रेज़ोनेंस जो रेज़ोनेंस हार्मोनिक सौहार्दपूर्ण रेज़ोनेंस कंपनता, क्या? सौहार्दपूर्ण कंपनता, हाँ, तो सौहार्दपूर्ण कंपनता। ठीक है। तो वो बढ़े ताकि धरती माँ और वहाँ धरती माँ के ऊपर रहने वाले सभी लोग सुख शांति से आगे चौथी घनत्वता में बह सकें, जा सकें। तो अपने मन की आँखों से उस रोशनी को अपने क्राउन चक्र में आते हुए देखो। क्राउन चक्र से आकर अपने हार्ट चक्र से उसे आपके सामने जो धरती माँ को देख रहे हो, उसकी तरफ वो रोशनी जाते हुए देखो, ताकि उसके ऊपर रहने वाले जितने लोग हैं, साथ में धरती माँ, वो सब उस रोशनी में पूरी तरह से भीग जाएँ, नहा जाएँ और वो रोशनी उनको अंदर से बाहर से भर दे, ताकि ये सभी लोग दूसरों की सेवा की तरफ प्रेम और सद्भावना से आगे बढ़ें और धरती माँ सुखी हो और खुशहाल तरीके से चौथी घनत्वता में जा सके। मैं समझती हूँ कि हमारे सोचने से, हमारे देखने से ऐसा हुआ, ये हो चुका, ये हो गया और ईश्वर इसका साक्षी है। शुक्रिया। लोग गुलामी कैसे स्वीकार कर सकते हैं आज के समय में? कर तो रहे हैं। गुलामी कर तो रहे हैं स्वीकार। कौन नहीं कर रहा है? गवर्नमेंट जो बोलती है, आप लोग करते हो। गवर्नमेंट ने लॉकडाउन बोला, आप घर में बैठ गए। गवर्नमेंट ने आपका धंधा खराब किया, आपने कुछ नहीं कहा। गवर्नमेंट ने मुँह पे कपड़ा लगाने को बोला, आपने कुछ नहीं कहा। गवर्नमेंट ने बोला ये दवाई इस तरह से ले लो, सुइयाँ चुभो-चुभो के आप लोगों ने ली, सब कुछ तो किया। गुलामी किसने स्वीकार नहीं की? एक मात्र 1% लोगों ने पूरे धरती के ऊपर हो सकता है कि स्वीकार नहीं की होगी, बाकी तो सबने की। गवर्नमेंट कहती है कि आपको बिजली का पैसा देना है, घर आप बनाते हो ज़मीन पे तो ज़मीन का पैसा दो। पानी का पैसा देना है, हवा आपकी ताज़ी नहीं है। एक बात यहाँ पर मुझे याद आई कि कल जब आप सॉल्यूशंस की बात करोगे, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भूल जाऊँ, ये बात बहुत ज़रूरी है, मैं कल से याद कर रही हूँ कि बताना है। मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था, जैसे मान लो हवा के अंदर एरोप्लेन से जो दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, तो उसकी वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, शहरों में पॉल्यूशन बढ़ रहा है और सब कुछ हो रहा है। एक आदमी ने एक कोशिश की, एक्सपेरिमेंट किया और उसने रियलाइज़ किया कि उसे अ, हवा में किया हुआ वो छिड़काव अपने से दूर कैसे करना है। तो उससे ये हुआ, उसने क्या किया, मिट्टी के अंदर एक लकड़ी का डंडा पिरोया। उस डंडे के ऊपर इस तरह से तांबे की तार घुमाई गोल, जैसे हमारे पुराने मंदिरों पे और हर जगह पर ऊपर गुंबर में चोटी हुआ करती थी। तो घुमाकर ये ऐसे छोड़ दी ऊपर की ओर। इस तरह ये ज़मीन में डाल दिया डंडे के साथ और ऊपर की ओर ऐसे खड़ा कर दिया इस तार को, ऐसे गोल-गोल गोल घुमाकर। इससे उसने ये रियलाइज़ किया कि हवा में जो छिड़काव किए हुए हैं दवाइयों के, जिसकी वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, वो जितनी जगह पर अ, वो उसने डंडा लगाया था, मतलब अपनी पूरी ज़मीन पर, उसकी ज़मीन के ऊपर वो छिड़काव नहीं था, बाकी चारों तरफ था।
तो अगर आप एक फ्लैट में रहते हैं तो अपनी बिल्डिंग के 4 कोनों में अगर आप एक-एक डंडा भी लगा देंगे, तो आपके बिल्डिंग के ऊपर से कम वो हट जाएगी। अगर आप कुछ ऐसे डंडे बनाकर जगह-जगह लगा सको जहां पर कोई देखे नहीं, किसी को नजर नहीं आए, क्योंकि वो तांबा सोच के लोग चोरी करके लेके जा सकते हैं या कोई और ऑफिशियल्स निकाल सकते हैं। वो लगा दोगे तो हो सकता है कि इस पॉल्यूशन से और हवा में गंदगी से आप बच सको। तो ये मैं कल से सोच रही थी बताने के लिए। तो मैं वो 3, 6 और 9 की बात कर रही थी। न्यूमरोलॉजी के हिसाब से और वैदिक न्यूमरोलॉजी के हिसाब से 3 नंबर होता है कुछ गढ़ने का, कुछ बनाने का। शून्य जो होता है, शून्य में सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। तो शून्य वो है जहां पर धरती की शुरुआत हुई। 3 नंबर पे ब्रह्मा ने धरती को गढ़ा, उसको बनाया जैसे वो बनाई जाती है। 3 नंबर के लोग जो होते हैं वो आर्टिस्टिक होते हैं, ये पेंटिंग्स बना सकते हैं, पॉटरी कर सकते हैं, कुछ भी कारपेंटरी कर सकते हैं। जो लोग बहुत क्रिएटिव होते हैं, वो 3 नंबर के होते हैं। 6 नंबर जो होता है वो जनरली एक परिवार का नंबर होता है, एक माँ का नंबर होता है। 3 नंबर उस भ्रूण का होता है जो आपके पेट में है। 6 नंबर होता है उस माँ का जो आपको पैदा करती है या आपको खाना खिलाती है। तो किसी की सेवा करने का नंबर 6 होता है। इसीलिए लोगों की सेवा करने के लिए विष्णु की पत्नी लक्ष्मी है, क्योंकि लोगों के पास अगर रिसोर्सेज नहीं होंगे, अब लक्ष्मी भी पुराने जमाने में तो पैसे नहीं होते थे, तो लक्ष्मी को पैसों का रूप किसने दिया मुझे नहीं पता, लेकिन वो बेसिकली खाना और बच्चे जो होते हैं, 6 नंबर का ताल्लुक इसलिए उससे होता है। इसीलिए आप देखेंगे कि ये जो शैतानी लोग हैं, जो शैतान की पूजा करते हैं, ये बच्चों के साथ संभोग करके उनको खाते हैं, बच्चों को खाते हैं। इसीलिए इतने बच्चे किडनैप होते हैं और गुम जाते हैं और ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है। 9 नंबर है शिव का, क्योंकि शिव प्रलय लाता है। प्रलय का मतलब अंत नहीं होता, प्रलय का मतलब होता है एक चीज का अंत होके उसको दूसरे तरह से बनाना। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, तो जब वो कॉलेज जाता है तो उसका उसकी जिंदगी तो खत्म नहीं हो जाती, लेकिन उसकी जिंदगी का एक अध्याय खत्म होता है। तो धरती जो है वो खत्म नहीं होती। जब प्रलय आता है तो धरती खत्म नहीं होती, लेकिन उसके ऊपर बुराई नष्ट होती है, क्योंकि शिव की तीसरी आंख भी तब खुलती है जब बहुत ज्यादा पाप बढ़ जाता है और वो पापियों का विनाश करता है। काली जो है वो पापियों का विनाश करती है, इसलिए शिव की पत्नी काली है। तो पापियों का विनाश होता है, जो गंदगी है, जो अर्थ की, धरती की अलाइनमेंट करनी है, वो अलाइनमेंट की जाती है। और उसकी वजह से छोटे-छोटे, छोटे-छोटे जगह-जगह कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं वोल्केनो आ गया, कहीं सुनामी आ गया। अभी रिसेंटली मैंने एक देखा कि अफ्रीका में धरती फट रही है। अफ्रीका के नीचे से लेके एक आइलैंड की तरह एक पूरी स्ट्रिप बन रही है, फट रही है और ऐसे ऊपर जा रही है, और वो पूरा हिस्सा जहां पे क्रैक आ गया है वहां पे समुंदर अंदर आ रहा है। तो धीरे धीरे होगा क्या कि वो हिस्सा अफ्रीका से अलग होके हिंदुस्तान की तरफ बहने लगेगा और अफ्रीका छोटा रह जाएगा। तो ये तबाह नहीं हो रहा, ये कुछ बदलाव आ रहे हैं। तो 9 नंबर जो होता है वो बदलाव लाता है, और इसी वजह से 3 का ताल्लुक गुरु से है, 6 का ताल्लुक शुक्र से है और 9 का ताल्लुक मंगल से है। तो ये आप अगर कहते हो कि 333 मेसन्स का, फ्री मेसन्स का नंबर है, 666 डेविल का नंबर है, तो आप ये भूल रहे हो कि 333 का टोटल 9 है, 666 का टोटल 9 है और 999 का टोटल भी 9 है। तो 9 कॉम्बिनेशन होता है।
अगर आप सिर्फ 3 को पकड़ते हो तो ब्रह्मा है, लेकिन 333 जो है वो विनाश है, और 33 जो है वो एक चीज को अपने हिसाब से बनाना, उसको गढ़ना, उसको अब वो 33 फ्री मेसन्स का नंबर क्यों है पता नहीं, पर उनके 33 लॉज हैं, क्योंकि उसका टोटल भी 6 होता है। तो कल ये सवाल, ये 666 और 333 वगैरह के बारे में कल उठा था, और किसी ने मुझे टेलीग्राम पे मैसेज किया कि ऐसा है, आपकी जो क्या कहते हैं जानकारी है वो एक तरह से सही है, एक तरह से गलत है। सो इट इज लाइक दिस, तो कॉम्बिनेशन देखा जाता है, जनरलाइज नहीं किया जाता इसमें। व्हाट इज लाइफ पाथ नंबर, ये क्या है? दिस इज नॉट अ न्यूमरोलॉजी लेसन। हाँ, any other question? Sun Tandav Shiva statue is a divine sign of cleansing and reforming. Possibly. Teams के ऊपर does anybody have any question? Otherwise we can end this session. No. ठीक है. So let me close down the sessions one by one. First of all, Facebook, hi Sabha, hi Jagda, hi Jay. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आई होप यू एंजॉयड द सेशन, और अगर आपको अच्छा लगा तो कल वाला सेशन जरूर देखना। अगर आवाज आज क्लियर नहीं थी तो इस सेशन को रिकॉर्ड करके मैं अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाली हूँ, वो रिकॉर्डिंग में आवाज क्लियर होगी, तो आप वो देख सकते हो। थैंक यू सो मच, एंड आई विल बी बैक टुमारो ऑन यूट्यूब इसके सॉल्यूशंस लेकर। तो प्रॉब्लम तो हमने जान ली, लेकिन सॉल्यूशन भी जरूरी है, इनफैक्ट ज्यादा जरूरी है। सो आई विल सी यू टुमारो, गुड बाय। उसके बाद सत्य वचन एक खोज शेष, अगर आप नंबर्स के बारे में जानना चाहते हो तो मेरे गिनी अनेजा चैनल के ऊपर न्यूमरोलॉजी की एक प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट के अंदर हर नंबर के बारे में दिया हुआ है। उसके अलावा अगले महीने मेरी न्यूमरोलॉजी क्लास शुरू होने वाली है, तो अगर आप नंबर्स के बारे में ज्यादा जानना चाहते हो देन यू आर वेलकम टू जॉइन द क्लास। और अगर आपको फ्री में थोड़ी बहुत उड़ती उड़ती इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे वो प्लेलिस्ट देख लेना। थैंक यू सो मच, गुड बाय। कैटलिस्ट, व्हाई वुड यू से कैटलिस्ट? थैंक यू सो मच मन्ना। ओके, गुड बाय, एंड वी विल सी यू टुमारो। सॉल्यूशंस के बारे में मैं पास से बात करूंगी, हो सकता है कि हमें वो इस चैनल पे ना करना पड़े और उस चैनल पे कर लें, हो सकता है दोनों पे कर लें आज की तरह। तो वी विल सी यू टुमारो फॉर श्योर। व्हाट चैनल, वी विल लेट यू नो। थैंक यू एंड गुड बाय, एंजॉय, हैव अ ग्रेट वीकेंड। हाँ जी, ये भी हो गया बंद और ये भी हो गया बंद। अब मैं इसकी रिकॉर्डिंग बंद कर दूं, 1 मिनट पा। हाँ।